हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी के एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिएक्ट जेएस को कंप्लीट करने वाले हैं। इस एक वीडियो के अंदर हम लोग जो भी आप लोगों की बेसिक चीजें होती है उन सबको तो कवर अप करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में हम लोग हुक्स जैसी चीजों को भी कवर अप करने वाले हैं। साथ ही में हम लोग एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जिसको आप लोग अपने दोस्तों को शो कर सकते हो। आप लोग अपने रिज्यूमे में अगर ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आप लोग इस ट्यूटोरियल के बाद कर पाओगे। ये वाला पूरा ट्यूटोरियल लगभग 1.5 घंटे का होने वाला है, तो आप लोगों को इस वाली वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देख के जाना है ताकि आप लोगों को अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल पाए। रिएक्ट जेएस आप लोगों की सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी में से एक है जिसको आप लोग यूज करके अच्छे फ्रंट एंड्स डेवलप कर सकते हो, अच्छी जॉब्स पा सकते हो। आप लोगों को मिनिमम 5 लाख रुपए तक का पैकेज मिल सकता है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की रिएक्ट जेएस के थ्रू पॉसिबल हो पाएंगी। अगर आप लोग इस वाली वीडियो को पूरा देखते हो तो इस वाली वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को आपके सामने पूरा कोर्स का करिकुलम दिख रहा है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस वाले कोर्स के अंदर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है इस कोर्स के अंदर, कुछ भी दिक्कत आती है, तब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आप लोगों की हेल्प कर रहे होंगे। तो आप लोग वो चीज़ भी कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली चीज़ के साथ कि रिएक्ट जेएस है क्या है। एक्चुअली रिएक्ट जेएस ना बेसिकली आप लोगों का एक टाइप से एक लाइब्रेरी है। रिएक्ट जेएस आप लोगों की एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप लोग फ्रंट एंड एप्स को डेवलप कर सकते हो। फ्रंट एंड क्या होता है बेसिकली, अब अगर मैं आप लोगों को कोई भी एक वेबसाइट के ऊपर लेके जाऊं, सपोज करूं मैं आप लोगों को बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूं, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है। अब ये जो फ्रंट एंड है ना, ये पूरा का पूरा आप लोग रिएक्ट जेएस के अंदर डेवलप कर सकते हो। एंड जब भी आप लोग एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाओगे, आप लोगों को कभी रीलोड नहीं करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को। ये सारी की सारी चीजें ना हमारा रिएक्ट जेएस हमें प्रोवाइड करवाता है। रिएक्ट जेएस सिर्फ यही चीज नहीं है, रिएक्ट जेएस की खासियत ये सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क भी है। रिएक्ट जेएस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स एज वेल। तो यहाँ पे आप लोगों को कभी भी जॉब्स की दिक्कत नहीं रहने वाली है जब भी आप लोग रिएक्ट जेएस के अंदर काम कर रहे होगे। तो ये चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली है। साथ में इसकी जो कम्युनिटी सपोर्ट है, कम्युनिटी सपोर्ट यानी कि अगर आप लोगों को कोई भी एरर आ जाता है ना, जैसे कि अभी मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, वाओ, ठीक है, जो भी कम्युनिटी सपोर्ट है ना इसकी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लोगों को कोई भी एरर आ जाता है, सपोज करो अनेबल टू डाउनलोड रिएक्ट जेएस मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, अनेबल टू डाउनलोड रिएक्ट जेएस। अब आप लोगों को इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे कि कैसे आप लोगों को क्या चीज़ करनी है यहाँ पे। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को इतने सारे आंसर्स मिल जाएंगे। हर एक लाइब्रेरी या फिर हर एक पैकेज के लिए आप लोगों के पास इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं होती है। यहाँ पे आप लोगों के पास जो रिएक्ट जेएस है उसके लिए आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिटी सपोर्ट भी है। मेनली ये काम आप लोगों का होता है, आप लोगों को अगर सिंगल पेज वेबसाइट्स को क्रिएट करना है ना, तब आप लोग रिएक्ट जेएस का यूज़ करते हो। अगर आप लोगों को एडवांस्ड वेबसाइट्स कौन सी होती है, सपोज करो अगर आप लोगों को फेसबुक बनाना है तब आप लोग रिएक्ट जेएस का यूज करोगे। अगर आप लोगों को कोई भी एक उबर जैसी ऐप बनानी है तब आप लोग अपना जो रिएक्ट जेएस है उसको यूज कर रहे होंगे। अब इसके अंदर हम लोग कैसे इसको कोड कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर सीखने वाले हैं, जो कि अभी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ऑब्वियसली इसके अंदर अभी हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अगर आप लोगों को रिएक्ट जेएस का थोड़े से पता चल चुका है कि आप लोगों को रिएक्ट जेएस के अंदर कैसे करना है, कैसे क्या करना है, अगर आप लोगों को इतना पता चल चुका है दैट्स इनफ। उसके बाद आप लोगों को करना पड़ेगा अपना नोड जेएस डाउनलोड, ठीक है। अब अगर नोड जेएस आप लोगों को नहीं पता तो नोड जेएस में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नोड जेएस बेसिकली आप लोगों का एक पैकेज मैनेजर है। नोड जेएस आप लोगों का एक पैकेज मैनेजर है जिसके थ्रू आप लोग ना, अगर आप लोगों को कोई भी एक चीज को डाउनलोड करना है, सपोज करो अभी ये लिखने दो मेरे को, ठीक है, अभी ये मैंने लिख लिया। अभी यहाँ पे अगर जो नोड जेएस है ना, ये आप लोगों का सबसे पहले आप लोगों का अपना वर्जन जो भी है सिलेक्ट कर लो यहाँ से। अगर आप लोग मैक के लिए डाउनलोड कर ले तो मैक के लिए डाउनलोड कर लो, विंडोज के लिए डाउनलोड कर ले तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दो। यहाँ पे LTS वाले वर्जन को डाउनलोड करना, करंट वाले को मत ही करना। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग LTS लेटेस्ट स्टेबल वर्जन के पास ही रहो, तो वो बहुत ज्यादा बेटर रहता है एंड स्टेबल भी रहता है। तो आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके अपना जो भी डाउनलोड करना है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एंड उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट करके वो चीज इंस्टॉल हो जाएगी। एंड जब ये चीज इंस्टॉल हो जाएगी ना, आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंट्रोल जे दबाना, कंट्रोल जे, या फिर यहाँ पे टर्मिनल के अंदर जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देना। आप लोगों का ये टर्मिनल ओपन होके आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे लिखना node-v एंड आप लोगों का यहाँ पे नोड जेएस यहाँ पे इंस्टॉल होके अगर हो गया होगा तब आप लोगों के पास ये चीज यहाँ पे लिख के आ जाएगी। एंड उसके बाद आप लोग npm-v भी लिख सकते हो ताकि आप लोगों के पास npm भी डाउनलोड होके आ जाए एंड आप लोगों को पता चल जाएगी कि आप लोगों का क्या वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। ये दोनों की दोनों चीजें आप लोगों की एक ही चीज के साथ इंस्टॉल हो जाएंगी जब भी आप लोग नोड जेएस को यहाँ पे इंस्टॉल करोगे।
अब अगर आप लोगों ने ये इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आप लोगों को VS कोड इंस्टॉल करना है, क्योंकि मैं VS कोड के अंदर कोड करने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं कुछ एक्सटेंशंस का यूज करूंगा जिसके थ्रू आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही होगी। तो अगर आप लोगों को VS कोड इंस्टॉल करना नहीं आता है, आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस को जाके देख सकते हो। मैं वीडियोस का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, अगर आप लोगों को नहीं आता है। वरना सिंपल आप लोगों के स्टेप्स होते हैं, आप लोगों को नेक्स्ट करके डाउनलोड करना होता है। यहाँ पे आप लोगों को अब क्या करना है, अभी यहाँ पे आप लोगों को इस एक्सटेंशंस वाले टैब के ऊपर जाना है। यहाँ पे आप लोगों को इस टैब के ऊपर हो गया, आप लोग अभी यहाँ पे एक्सटेंशंस वाले टैब के ऊपर जाना है एंड यहाँ पे ये वाली जो चीज है ना, ये React.js सर्च करोगे ना, जैसे यहाँ पे ये वाली एक्सटेंशन आएगी, आप लोगों को इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप लोग इस वाले एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लोगे ना, तब आप लोगों की जो React.js है ना, वो बहुत ज्यादा क्विकली आप लोग यहाँ पे कोड कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं भी इस एक्सटेंशन को पर्सनली यूज करता हूँ। 8.2 मिलियन लोग अभी से इसको यूज करना शुरू कर चुके हैं, तो आप लोग भी इसको यूज करना शुरू कर सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी React.js के अंदर मेन कोडिंग वाला पार्ट है ना, उसको यहाँ पे कोड करना शुरू करेंगे। अब अगर आप लोगों को React.js के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया है, अब हम लोगों को क्या करना है, अपनी जो भी React.js की ऐप है उसको क्रिएट करना है। अब अगर हम लोग HTML का प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, तब तो हम लोग ये करते थे, डायरेक्ट यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर मारते थे एंड ये वाली चीज जो हमारी यहाँ पे आ जाती थी। ये इतना सिंपल होता था हमारे पास HTML के अंदर। लेकिन React.js के अंदर ये चीज इतनी ज्यादा सिंपल नहीं होती है। आप लोगों को थोड़ा सा और काम इसके अंदर करना पड़ता है। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है, क्रिएट रिएक्ट ऐप सर्च करना है, ये चीज सर्च करनी है। मैं आप लोगों को ना कोई भी रटवा नहीं रहा हूँ इस ट्यूटोरियल के अंदर, मैं आप लोगों को चीजें करके दिखाने वाला हूँ। कुछ भी चीजें याद करने की कोशिश मत करना। यहाँ पे आप लोग जितनी ज्यादा चीजों को सीखोगे ना, उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहने वाला है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो सिंपल स्टेप्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ, सिर्फ उन स्टेप्स को फॉलो करना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ कमांड्स दिख रहे होंगे आप लोगों को यहाँ पे। अब ये वाला जो कमांड है ना, npx create react app my app, इस वाले कमांड को कॉपी कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल जे करना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने अगर फोल्डर को ओपन करके नहीं रखा है ना, फाइल के ऊपर जाना, ओपन फोल्डर, एंड जो भी आप लोगों को फोल्डर ओपन करना है ना, उस वाले फोल्डर को यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी React.js ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर बना के उसको ओपन कर लिया। अगर आप लोगों ने बेसिक HTML CSS करी है ना, तब आप लोगों को ये चीजें ऑलरेडी आती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों ने कमांड यहाँ पे से कॉपी किया था ना, उसको हम लोगों को यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं क्या करता हूँ, एक नया टर्मिनल ही क्रिएट कर लेता हूँ। कंट्रोल जे दबा के मैं दोबारा अपना नया टर्मिनल क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो कमांड मैंने कॉपी किया था ना, कंट्रोल V में यहाँ पे दबा दूंगा, जिसके थ्रू ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो भी मेरी ऐप का नाम यहाँ पे देना चाहता हूँ ना, वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे दे सकता हूँ React.js ट्यूटोरियल, ठीक है। अब मैंने अपनी ऐप का नाम React.js ट्यूटोरियल दे दिया। आप लोगों को जो भी नाम देना आप लोग दे सकते हो। इसके बाद आप लोगों को एंटर हिट करना है यहाँ पे। अब जैसे ही आप लोग एंटर हिट करोगे ना, यहाँ पे आप लोगों की बहुत सारी चीजें यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा, रिएक्ट वाला पैकेज, रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, बहुत सारी अलग अलग चीजों को यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लोग सिंपली रिलैक्स करो। यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा टाइम लेगी आपके लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। कुछ लैपटॉप्स के अंदर ये चीज जो है आप लोगों की 50 सेकंड के अंदर तक हो जाएगी, एंड कुछ लैपटॉप्स के अंदर ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी ले सकती है, 5-6 मिनट के अराउंड भी ले सकती है। आप लोगों को बस रिलैक्स करना। जब भी ये हो जाती है उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों के पास कुछ ऐसा सा लिख के आ जाएगा। दिस मीन्स कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आप लोग देखोगे कि यहाँ पे फोल्डर एक बन के आ गया है, जिसके अंदर आप लोगों की बहुत ज्यादा फाइल्स आ चुकी है। हम लोगों को सिंपली कुछ भी नहीं करना है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cd React.js ट्यूटोरियल, या फिर हम लोगों को जो ये कमांड दिखा रहा है ना, हम लोग इसको कॉपी करेंगे एंड इसको यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल C कंट्रोल V करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया हम लोगों ने। एंड अब मैं क्या करूंगा ना, अपना जो VS कोड है ना, यहाँ पे से इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। मैंने VS कोड को यहाँ पे क्लोज कर दिया एंड इसको दोबारा ओपन करूंगा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा ना, अब ओपन फोल्डर के ऊपर जाके मैं अपनी जो फाइल है ना, जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट की थी, YouTube Bootcamp React.js ट्यूटोरियल, एंड जो मैंने फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया ना React.js ट्यूटोरियल वाला, आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे React.js डैश ट्यूटोरियल वाला जो फोल्डर क्रिएट हुआ है ना, मैं उसके अंदर जा चुका हूँ एंड ओपन पे उस पर क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास जो फाइल्स है ना, वो मेरे को एज इट इज यहाँ पे दिख रही हैं। अब मैं इन फाइल्स के अंदर यहाँ पे काम करना शुरू कर सकता हूँ। ये बेसिकली मेरा React.js का एक प्रोजेक्ट है, जो कि हम लोगों ने साथ में मिलकर क्रिएट किया है। अगर आप लोग इस स्टेप तक भी पहुंच चुके हो, तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना कि आप लोगों को इतना सब तो समझ में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी फुल स्क्रीन में इस चीज को देखने को मिल जाए। अब हम लोगों को क्या स्टेप, अगला स्टेप हम लोगों का क्या है, हम लोगों को एक npm सर्वर रन करना है यहाँ पे। अब npm सर्वर रन करने का मतलब क्या होता है, npm का सर्वर बेसिकली आप लोगों को क्या होता है ना, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे जो npm का सर्वर होता है ना, बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के बताता हूँ। जो npm का सर्वर होता है ना, वो आप लोगों का जो भी आप लोगों ने, जैसे सपोज करो आप लोगों ने वेबसाइट के अंदर कुछ भी कोड लिखा है, आप लोगों ने रिएक्ट का कोड लिखा अपनी वेबसाइट के अंदर, एंड आप चाहते हो कि उसको रन करना है, तब आप लोग अपनी जो भी npm का सर्वर है ना,
उसको यहाँ पे रन करते हो, ताकि वो जो कोड है, वो आप लोगों की जो वेबसाइट है, वो आप लोगों की लाइव हो जाए एंड आप लोग उसको, उसके अंदर जो भी चीजें आप लोग करना चाहते हो ना, आप लोग वहां पे कर पाओ। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों का एनपीएम आप लोगों को करने में हेल्प करता है। अब ये सारी की सारी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ भी डरना नहीं है। आप लोग यहाँ पे टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आप लोगों के पास सिमिलर दोबारा से एक टर्मिनल खुल के आ चुका है। दिस टाइम ये वाला जो टर्मिनल है वो React.js ट्यूटोरियल के अंदर आया है। एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे आप लोग थोड़ी सी देख लेना कि अगर आप लोगों को थोड़ा प्रोजेक्ट नहीं चला था, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोगों का यहाँ पे बैश लिख के आना चाहिए। अगर आप लोग विंडोज के अंदर हो ना, तो यहाँ पे आप लोगों का बैश लिख के आना चाहिए एंड बैश लिख के तब आएगा जब आप लोग यहाँ पे गिट को इंस्टॉल कर लोगे, तभी आप लोग यहाँ पे जो भी कमांड्स में यहाँ पे रन कर रहा हूँ ना, तभी वो आप कमांड्स रन कर पाओगे। पावर शेल के अंदर कई कंप्यूटर्स में मैंने देखा कि कमांड सही से रन नहीं होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे बैश आप लोगों का मेक श्योर करना कि आप लोगों को यहाँ पे बैश लिख के आए, तभी आप लोगों के जो कमांड है वो यहाँ पे रन होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को लिखना है npm start। ये सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या कमांड्स इन लोगों ने लिखे हुए हैं। जो ये स्टार्ट वाला कमांड है वो बेसिकली क्या रन कर रहा है, यहाँ पे ये रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को रन कर रहा है, जिसके थ्रू आप लोगों की जो npm की ऐप है वो यहाँ पे रन होने वाली है। मैं यहाँ पे npm स्टार्ट लिख के एंटर कर दूंगा, जिसके थ्रू देखो ये हमारा जो डेवलपमेंट सर्वर है वो यहाँ पे रन होना शुरू हो चुका है एंड हमारी जो ऐप है, जो हमारी React जैसी ऐप है, वो यहाँ पे लाइव हम लोगों को देखने को मिल रही है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये React जैसे हम लोगों को बाय डिफॉल्ट बना के देता है। ये जो घूमने वाला लोगो है, ये बेसिक जो चीजें लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को React जैसे बाय डिफॉल्ट देता है एंड यहाँ पे हम लोगों की बहुत ज्यादा फाइल्स होती हैं जिनके अंदर हम लोग यहाँ पे कोड कर रहे होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो कोड बेस है उसको उसके थ्रू थोड़ा सा हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग कंपाइल सक्सेसफुली ये सब चीजें आ रही है, तो आप लोग इसको यहाँ पे से क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो वो बंद नहीं हुआ है, आप लोग यहाँ पे कंट्रोल जे दोबारा दबाओगे तो वो दोबारा से ओपन हो जाएगा। मैंने इसको सिर्फ मिनिमाइज किया, आप लोग ये समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा फाइल्स है। अब इन फाइल्स का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ना, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या फोल्डर है, हमारे पास सबसे पहला फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स वाला। अब ये जो नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर है वो क्या काम का फोल्डर है, ठीक है, हम लोग बात करते हैं नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर है वो किस काम का फोल्डर है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो ये ठीक है। थोड़ा सा अभी हम लोग देखते हैं कि नोड मॉड्यूल्स हमारे करते क्या है। अगर आप लोगों को कोई भी, आप सपोज करो आप लोग एक बिल्डिंग बना रहे हो, अब एक बिल्डिंग के अंदर आप लोगों को क्या क्या लगता है, आप लोगों को सीमेंट लगता है, आप लोगों को ब्रिक्स लगती हैं, ब्रिक्स यानी कि ईंटें लगती हैं, उसके बाद आप लोगों को स्टोन लगता है, आप लोगों को पेंट लगता है। अब ये सारी की सारी चीजें आप खुद तो नहीं बना सकते, ये सारी की सारी चीजें आप खुद नहीं बनाओगे, भाड़ में जा, खुद नहीं बनाएंगे हम लोग ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, हम लोग इन सारी की सारी चीजों को बाहर से लेके आएंगे। ठीक है, हम लोग सारी की सारी चीजों को बाहर से इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, अब ये बाहर से इंपोर्ट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या चीज यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। हम लोग कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। अब ये पैकेजेस क्या हैं, ये आप लोगों के सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन, पेंट, ये सारे के सारे हमारे पैकेजेस होते हैं। अब ये थोड़ा सा मैं लेमन टर्म्स में आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन पैकेजेस के थ्रू ना हम लोग अपनी जो वेबसाइट है उसको क्विकली बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को क्विकली कुछ भी चीज को बिल्ड करना है ना, तब आप लोग हर एक चीज को दोबारा दोबारा नहीं लिखोगे, आप लोग कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करोगे एंड अपना जो भी काम है उसको आसान कर लोगे। ये सारी की सारी चीजें हमारे जो React जैसे वो हम लोगों को करने में अलाउ करता है। आप लोग कभी भी कोई भी एक पैकेज को यहाँ पे यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, कोई भी कॉपीराइट वगैरह का कोई भी इशू नहीं होता है, आप लोग फ्रीली इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपोर्ट पैकेजेस आप लोगों को करना है ना, तो हम लोगों को सबसे पहले पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ता है एंड जब हम लोग उन पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं ना, वो एक डायरेक्टरी में जाके स्टोर होते हैं एंड उस डायरेक्टरी का नाम है नोड मॉड्यूल्स। अब इस नोड मॉड्यूल्स वाली डायरेक्टरी के अंदर अगर हम लोग एडवांस के अंदर जाएंगे ना, तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन बेसिकली ये क्या करती है ना, ये आप लोगों के पैकेजेस को स्टोर करती है। आप लोगों के जो भी पैकेजेस होते हैं ना, जो भी आप लोगों के सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन, पेंट, ये सारे के सारे जो भी पैकेजेस होते हैं ना, आप लोगों के हंड्रेड्स ऑफ पैकेजेस होते हैं, उन सारे के सारे पैकेजेस को ये नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर यहाँ पे स्टोर कर रहा होता है। तो ये बेसिक सा काम आप लोगों के नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर का होता है। उसके बाद होता है हमारे पास पब्लिक फोल्डर। अब ये क्या क्या चीज दोबारा क्यों आया है, वाह 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 वाह। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा इतना सा काम होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू पेज को क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसको क्लियर ही कर देते हैं, बाहर में जा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक दोबारा से हमारे फोल्डर के ऊपर देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट फोल्डर क्या है। यहाँ पे हमारे पास दूसरा फोल्डर है पब्लिक वाला फोल्डर। अब इस पब्लिक वाले फोल्डर में क्या हो रहा होता है, बेसिकली पब्लिक वाला जो फोल्डर होता है आप लोगों का, उसके अंदर क्या होता है, अगर आप लोगों को अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ भी इमेजेस यूज करनी है
इमेजेस यूज करनी है, आप लोगों को कुछ भी वीडियोस यूज करनी है, आप लोगों को कुछ भी जिफ्स यूज करनी है, आप लोगों को कुछ भी एसवीजीज यूज करनी है, आप लोगों को बेसिकली कोई भी एक एसेट अगर यूज करना है ना अपनी वेबसाइट के अंदर। एसेट क्या होते हैं? बेसिकली आपकी वेबसाइट को आप अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज करते हो। आप लोग इसके अंदर फोन्ट्स भी डाल सकते हो, अपने जो भी पब्लिक वाला फोल्डर है उसके अंदर आप लोग फोन्ट्स भी डाल सकते हो, कि आप लोग इन सारी चीजों का यूज करने वाले हो अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर, जो कि आप लोग एक्सटर्नली इंपोर्ट करके इनको यूज करोगे। सपोज करो आप लोगों को एक पेज बनाना है, आप लोगों को एक वेबसाइट पेज बनाना है। अब आप लोगों को यहाँ पे एक इमेज का यूज करना है। अब यहाँ पे एक इमेज आने वाली है, तो यहाँ पे जो इमेज आप लोग डालोगे ना, उस इमेज जो जहां पे स्टोर होगी ना, वो होगा ये पब्लिक वाला फोल्डर। इसके अंदर हम लोग जो भी हमारे एसेट्स है ना उनको यहाँ पे स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक सा काम होता है हमारे पब्लिक वाले फोल्डर का। इसके अंदर हम लोगों को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जब भी हम लोग कोई भी इमेजेस वगैरह को यूज करेंगे, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे स्टोर होंगी पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एसआरसी वाला फोल्डर। ये वाला जो फोल्डर है हमारा सबसे मेन फोल्डर है, एंड इसके अंदर हमारी जो भी मेन कोडिंग है वो सारी की सारी यहाँ पे होने वाली है। इसके अंदर बेसिकली अगर आप लोग जाके देखोगे ना, यहाँ पे कुछ फाइल्स बनी हुई हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट फाइल है वो है ये app.js वाली फाइल। अब ये जो फाइल है ना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो app.js वाली फाइल है ना, इसके अंदर आप लोगों का जो कोड है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड जो भी चीज आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी इस वाली फाइल के अंदर लिखी हुई है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे लर्न रिएक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लर्न रिएक्ट लिख के आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एडिट src/app.js है, यहाँ पे भी ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। यहाँ पे लोगो घूम रहा है, तो यहाँ पे भी इन्होंने ये सेम चीज को यहाँ पे करा हुआ है, एंड यहाँ पे CSS के थ्रू यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्टाइल यहाँ पे पास किया जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिक सी चीज, यहाँ पे ये जो फंक्शन ऐप है ना, ये जो app.js फाइल है, इसके थ्रू हमारा जो भी मेन काम है वो होने वाला है। इसके अलावा जो भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स हैं उनको हम लोग यहाँ से अभी के लिए डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को अभी उन फाइल्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल दबा के इन 3 फाइल्स को यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल डिलीट करके अगर आप लोग दबाओगे तो यहाँ पे मूव टू ट्रैश का ऑप्शन आ जाएगा, एंड यहाँ पे आप लोग डिलीट कर सकते हो। ये लोगो भी हम लोगों को नहीं चाहिए। अगर आप लोग अभी के लिए रख लेते हैं, कोई बात नहीं है, रख लेते हैं, क्या ही दिक्कत कर रहा है हम लोगों को। लेकिन हमारी जो वेबसाइट है वो अभी परफेक्ट चल रही है, नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ से इस चीज को भी रिमूव कर देना, एंड तब आप लोगों की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे कंप्लीटली परफेक्ट चलने वाली है। क्यों चल रही है भाई? तो यहाँ से भी रिमूव हो जा, ठीक है। आप लोगों को इतना सा काम करना है, एंड आप लोगों की जो भी वेबसाइट है वो दोबारा से चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ पे मेनली ना हम लोगों के पास सिर्फ 2 ही फाइल्स है। आप लोगों की जो app.js फाइल है वो यहाँ पे आप लोगों का कोड है आने वाला है, कि आप लोग यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना चाहते हो, वो सारा का सारा आप लोगों का app.js के अंदर आने वाला है। एंड जो index.js है ना, ये हमारी रूट फाइल होने वाली है, जहां से हमारा जो कंटेंट है वो जाने वाला है। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को समझाऊं यहाँ पे कि app.js और ये इसका क्या चक्कर है यहाँ पे, तो app.js फाइल के थ्रू तो हम लोग अपना जो भी कोड है जो हम लोगों को लिखना है वो पूरा का पूरा यहाँ पे राइट करने वाले हैं, ठीक है। एंड जो index.js है ना, जो index.js है, यहाँ ये हमारा एक रूट, एक टाइप से फाइल कह सकते हो आप इसको, रूट फाइल है, जिसके थ्रू हमारा जो भी कोड है वो जाने वाला है। इट विल बी यहाँ से आप लोग कह सकते हो इसको कि यहाँ से ये प्रेजेंट होने वाला है। जो index.js फाइल है ना, इसके अंदर हम लोग ऐप वाले कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे कोड को लिख रहे हैं वो index.js वाली फाइल यहाँ से इसको रिसीव कर रही है, एंड उसको हमारे जो भी वेबसाइट है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है। तो यहाँ पे इतना बेसिक सा काम यहाँ पे हो रहा है। ये हमारा बेसिकली SRC वाला फोल्डर है। इसके अंदर जो index.css है, बेसिकली ये एक CSS फाइल है जो कि आप लोग index.js वाली फाइल को दे रहे हो, जिसके अंदर आप लोग इसको इंपोर्ट कर रहे हो, एंड यहाँ पे अपने जो भी CSS है उसको यूज कर रहे हो। वैसे ही app.css है। ये बेसिक से हमारी SRC वाला फोल्डर होता है। अब SRC वाले फोल्डर के अंदर हम लोग बहुत सारी फाइल्स को क्रिएट करने वाले हैं इस वाले ट्यूटोरियल के अंदर। उसके बाद आती है हमारे पास .gitignore वाली फाइल। अगर आप लोगों ने मेरा गिटहब वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि gitignore वाली जो फाइल है किस लिए यूज होती है। gitignore वाली जो फाइल होती है उसका मेन मकसद क्या होता है, अगर आप लोगों को जो कलर चेंज करें, क्या कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इस अब की बार इसको ब्लू कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो gitignore वाली फाइल होती है ना, उसका क्या काम होता है, अगर आप लोगों को कोई भी एक फोल्डर नहीं चाहिए, अगर आप लोगों को नहीं चाहिए, यू डोंट नीड इट, ठीक है,
अगर आप लोगों को कोई भी फोल्डर नहीं चाहिए अपने जो भी गिटहब की डायरेक्टरी है, तब आप लोग इस गिट इग्नोर वाली फाइल के अंदर उस वाली फाइल की रेफरेंस पास कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स को पास किया हुआ है। अब अगर मैं इन सारी चीजों को यहाँ से, फालतू की चीजों को यहाँ से हटा भी दूं तो भी कोई मैटर नहीं होने वाला है। मैं इन सब चीजों को यहाँ से हटा सकता हूँ। हमारे मेनली यहाँ पे हम लोग नोड मॉड्यूल्स का ही यूज कर रहे हैं। अगर मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे मैं, तब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स ना थोड़ा सा फेड आउट होके आ रहा है। यहाँ पे नोड मॉड्यूल स्टार्टिंग से फेड आउट होके क्यों आ रहा है? क्योंकि गिट इग्नोर वाली जो फाइल है ना, वो नोड मॉड्यूल्स को कमिट ही नहीं करेगी। अगर आप लोगों को गिटहब पता है थोड़ा सा, तो ये जो नोड मॉड्यूल्स वाली जो फाइल है वो इसको कमिट ही नहीं करेगी। नोड मॉड्यूल्स के पूरे फोल्डर को यहाँ पे कमिट ही नहीं करेगी, क्योंकि जो नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर है ना, अगर मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ एंड दोबारा से मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एरर्स आ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको किल कर देता हूँ टर्मिनल को। एंड यहाँ पे मैं दोबारा से, अगर मेरे को दोबारा से वो नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर लाना है ना, मेरे को सिंपल एक चीज लिखनी है यहाँ पे इस वाले प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर npm i एंड एंटर हिट कर देना है। तो मेरा जो नोड मॉड्यूल्स वाला जो फोल्डर है वो यहाँ पे दोबारा बन के आ गया है। ये सिंपल सी चीज हम लोग बार बार कर सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ इतनी सी फाइल्स को कमिट करना है अपने जो भी गिटहब की रेपो है। ये जो नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर है वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को क्रिएट हो जाता है npm i वाले कमांड के थ्रू। ये चीज आप लोगों की जाननी बहुत ज्यादा जरूरी थी। उसके बाद हमारा जो मेन फोल्डर है वो है package.json। package.json के अंदर ना हमारी जो भी सारी डिपेंडेंसीज है वो सारी यहाँ पे लिस्ट हो रही होती है। जो भी हम लोगों को स्क्रिप्ट्स क्रिएट करनी है, यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट वाली जो स्क्रिप्ट थी उसको रन किया था। जब हम लोगों ने npm start को रन किया था ना, जैसे हम लोगों ने npm start को रन किया था एंड हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे लाइव आ गई थी। तो यहाँ पे जो npm start वाली जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे करना क्या है। जब भी हम लोग npm start लिखेंगे तब यहाँ पे जो ये वाला कमांड है वो यहाँ पे रन होने वाला है। जब हम लोग npm build लिखेंगे तब हमारा ये वाला कमांड यहाँ पे रन होने वाला है। अब जब हम लोग npm run test लिखेंगे तब हमारा ये वाला कमांड रन होने वाला है। तो ये बेसिक सी चीज यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई है। एंड उसके बाद जो भी डिपेंडेंसीज है, ये हमारा सारा का सारा वो चीज है जो कि मैंने आप लोगों को बताई थी अभी यहाँ पे, कि जो भी हमारे पैकेजेस हैं, जो कि हमारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को इस वेबसाइट के लिए क्या क्या सामान चाहिए, वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे लिख रहे होते हैं कि हम लोगों को इतना सामान चाहिए हमारी इस वेबसाइट को बनाने के लिए। तो ये बेसिकली आप लोग कह सकते हो कि आप लोगों की लिस्ट है सामान की, जो कि आप लोगों ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज किया है। ये बेसिक सी हमारे सारे फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर है। readme.md ये भी आप लोगों को गिटहब का पोर्शन है। उसके बाद जो packagelog.json है ये भी आप लोगों की ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। अगर आप लोगों से ये डिलीट भी हो जाती है तब भी कोई मैटर होने नहीं वाला है। आप लोग इसको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हो npm i वाले कमांड के थ्रू। इतना सिंपल सा काम हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को आगे क्या करना है। हम लोगों ने देख लिया कि एक्सप्लेनिंग द कोड बेस, हम लोगों ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, मेकिंग अ बेसिक डिस्प्ले कंपोनेंट इन HTML। अब HTML गूंज रही होगी कानों में। अब ये तो आप कह रहे हो कि ये तो एक JS फाइल है तनिष भाई, इसके अंदर हम लोग HTML कैसे लिख सकते हैं? अगर आप लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो हम लोगों ने यहाँ पे HTML ही लिखी हुई है। जावास्क्रिप्ट जो है ना, आप लोगों ने अभी तक जितनी पढ़ी है उसके हिसाब से आप लोग सिर्फ फंक्शंस रन कर सकते हो, आप लोग लूप्स रन कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन जो React.js है उसके अंदर आप लोग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के एक मिश्रण को यूज कर सकते हो टू क्रिएट अ वेबसाइट। यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट जो फाइल है उसके अंदर आप लोग CSS भी डाल सकते हो, आप लोग HTML भी डाल सकते हो एंड आप लोग जावास्क्रिप्ट भी डाल सकते हो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं सपोज कर दो यहाँ पे से मैं इस पूरे की पूरी चीज को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने इतना सिंपल सा काम यहाँ पे कर दिया एंड यहाँ पे मैं दोबारा जाके देखता हूँ तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इस क्लास नेम को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसको थोड़े से स्टाइल्स मिल रहे हैं, ठीक है। इस लोगो को भी यहाँ पे अगर इंपोर्ट नहीं कर रहे तो हम लोग इसको एक सिंपल सी फाइल बना के इसको यहाँ पे रखने वाले हैं। तब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है, जो कि हमारा बेसिक से हम लोगों ने सबसे पहले HTML का प्रोग्राम बनाया था ना, वो सिमिलर ऐसा ही दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे अब की बार हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कुछ CSS को यहाँ पे इंपोर्ट किया। CSS को हम लोगों ने कैसे इंपोर्ट किया, हम लोगों ने सबसे पहले एक CSS की फाइल बनाई इसी सेम डायरेक्टरी के अंदर एंड उसके अंदर जो भी हम लोगों को स्टाइल्स लिखने थे वो सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए एंड यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट वाली चीज के थ्रू यहाँ पे उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोगों को कुछ भी यहाँ पे स्टाइल देना है ना, सपोज करो मैं यहाँ पे इस डिव को क्लास दे देता हूँ हेडर नाम की एंड मैं इस हेडर को यहाँ पे एक स्टाइल प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे स्टाइल को यहाँ से रिमूव करके डॉट हेडर एंड उसके अंदर जो भी मेरे को स्टाइल यहाँ पे प्रोवाइड करना है वो मैं यहाँ पे आराम से प्रोवाइड कर सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर रेड, मैंने इसको सेव किया Ctrl+S करके
एंड तब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर आ गया है। तो ये बेसिकली आप लोगों का HTML CSS के थ्रू ही वर्क करता है, जैसे कि आप लोगों का HTML CSS वर्क करता था, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा अलग तरीके से इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ये चीज एक सिंपल सी चीज है जो कि आप लोग अभी तक आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, index.js, index.css, इनसे अभी हम लोगों को ज्यादा काम है नहीं है। इनके अंदर बेसिकली जो काम हो रहा होता है हम लोग इसको ज्यादा छेड़ते भी नहीं है। हम लोगों का जो भी मेन काम है वो सारा का सारा app.js के अंदर या फिर app.css के अंदर हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आगे हम लोगों को क्या करना है। आगे बेसिकली अगर आप लोग चाहो ना, अभी मैंने जैसे कि यहाँ पे क्लास प्रोवाइड की, अब हमारी जो HTML थी ना उसके अंदर भी हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते थे। अगर मेरे को कुछ भी यहाँ पे इसको स्टाइल देना है ना, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे स्टाइल दे सकता हूँ। सपोज करो मेरे को इसको बैकग्राउंड कलर देना है, इसके अंदर मेरे को डबल ब्रैकेट्स यूज करना पड़ेगा। मेरे को अगर इसको बैकग्राउंड कलर देना है, अगर मेरे को इसको, मैं इसको यहाँ से भी दे सकता हूँ। मैंने इसका जो भी क्लास नेम था उसको हटा दिया, मैं इसको यहाँ से भी एक स्टाइल वाली जो चीज है, एक स्टाइल वाला प्रॉप यहाँ पे पास करके उसको यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। ये चीज यहाँ पे आप लोगों की React.js के अंदर पॉसिबल होती है। बस यहाँ पे आप लोगों को डबल करली ब्रैकेट्स डालने पड़ते हैं, उसके बाद आप लोगों को जो भी काम है वो यहाँ पे हो जाता है। ये सिंपल सी चीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या करना है। अब आगे हम लोग क्या करना है, हम लोगों ने स्टाइलिंग वगैरह भी सब देख लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे। अब कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, कंपोनेंट्स आप लोगों के होते हैं आप लोगों के बिल्डिंग ब्लॉक्स। कंपोनेंट्स होते हैं आप लोगों के बिल्डिंग ब्लॉक्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, अब सपोज करो मैं यहाँ पे दोबारा से उस वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, getbootstrap.com वाली वेबसाइट के ऊपर मैं दोबारा से जाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आप लोगों को एक हेडर वाला कंपोनेंट बना हुआ है। उसके बाद आप लोगों का जो भी ये हीरो सेक्शन आप लोग जिसको कहते हो वो आप लोगों का यहाँ पे बना हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा एक मिडल सेक्शन है एंड उसके बाद आप लोगों का लास्ट में एक फुटर सेक्शन है। अब ये जो हेडर वाला सेक्शन है वो हर एक जगह पे सेम यूज हो रहा है। अगर मैं डॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तब भी यहाँ पे ये अलग पेज पे चला गया, लेकिन यहाँ पे ये चीज यहाँ पे सेम रह गई है। तो क्या मेरे को इस चीज का जो कोड है वो दोबारा कॉपी पेस्ट करना चाहिए? क्या मेरे को अपने कोड के अंदर उस चीज को रिपीट करना चाहिए? क्यों नहीं मैं इस वाली जो चीज है, ये पूरा जो हेडर है, मैं उसको अलग एक जगह पे डाल दूं एंड उसको दोबारा रीयूज कर लूं। कितना अच्छा होगा ना वो। HTML के अंदर ये चीज हमारे पास नहीं होती है। HTML के अंदर हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं होती है, लेकिन React.js हम लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग कंपोनेंट्स। यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, SRC वाले फोल्डर के ऊपर क्लिक करके एक कंपोनेंट्स वाला करके एक फोल्डर बनाना है। अब इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर ना बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हो, जितने भी कंपोनेंट्स आप लोगों को क्रिएट करने हैं वो सारे के सारे आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब ये तो मैंने आप लोगों को हेडर का एग्जांपल दिया, आप लोगों को इस चीज के लिए कंपोनेंट क्रिएट करना आप लोग आसानी से कर सकते हो। अगर आप लोगों को एक टेक्स्ट एलिमेंट के लिए क्रिएट करना है कंपोनेंट, तब भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। अब इस कंपोनेंट के अंदर सपोज करो मेरे को एक हेडर करके कंपोनेंट बनाना है, header.jsx या फिर JSX मैं अभी यूज करूं। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ कि header.jsx मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया। यहाँ पे जो app.js थी वो तो यहाँ पे JS वाली चीज के अंदर थी, लेकिन यहाँ पे मैंने JSX क्यों यूज किया। तो JSX बेसिकली आप लोगों का React.js के अंदर एक स्पेशल आप कह सकते हो इसकी एक्सटेंशन है, जिसके थ्रू आप लोग React.js की फाइल्स को क्रिएट करते हो। आप लोग .js एक्सटेंशन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो .jsx एक्सटेंशन है ना वो आप लोगों की रिकमेंड की जाती है टू यूज इन React.js एंड React Native। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है ना, मैं यहाँ पे एक स्पेशल एक्सटेंशन का यूज कर रहा हूँ, जिसके थ्रू यहाँ पे मैं अगर RNFE लिखूंगा एंड एंटर हिट करूंगा, तब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास एक पूरा का पूरा कंपोनेंट बन के आ गया। मैंने सिर्फ RNFE लिखा एंड एंटर हिट कर दिया एंड मेरे पास ये पूरा का पूरा कंपोनेंट लिख के आ गया। अब क्योंकि मैंने .jsx एक्सटेंशन का यहाँ पे यूज किया था, उसकी वजह से मेरे पास इतनी ज्यादा आसानी हो गई, क्योंकि इसको समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे React.js लिखना चाहता हूँ, ना कि जावास्क्रिप्ट। अगर मैं यहाँ पे .js स्पेसिफाई करता हूँ तब ये सोचता है कि मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे .jsx स्पेसिफाई करता हूँ तब इसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे मैं React.js वाला कोड लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे को React.js वाली जो एक्सटेंशन हम लोगों ने डाउनलोड करवाई थी उसको यहाँ पे ये इनेबल कर देता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड यहाँ पे आप लोग चाहो तो इसको भी चेंज करके app.jsx कर सकते हो। ये चीज आप लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ लोग यहाँ पे app.js का यूज करना पसंद करते हैं एंड कुछ लोग यहाँ पे app.jsx का यूज करना पसंद करते हैं। ये सिंपल सी चीज है। अब ये जो हेडर वाला कंपोनेंट बनाया मैं इसको दोबारा से क्रिएट करता हूँ। ये तो मेरे को आप लोगों को दिखाना था कि हम लोग .jsx का यूज क्यों कर रहे हैं।
ठीक है। अगर मेरे को अब यहाँ पे एक कंपोनेंट को क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा हेडर नाम का, क्योंकि मेरी फाइल का नाम हेडर है तो यहाँ पे मैं फंक्शन भी हेडर नाम का बनाऊंगा। एंड उस फंक्शन के अंदर अब जो मेरे को एक एलिमेंट यहाँ पे से रिटर्न करवाना है वो यहाँ पे मैं रिटर्न करवाऊंगा। अब यहाँ पे हम लोग ना रिटर्न करवा रहे होते हैं हमारे एलिमेंट्स को, क्योंकि सपोज करो आप लोगों ने कोई भी एक HTML वाला कोड लिखा, आप लोगों ने कोई भी एक HTML वाला कोड लिखा एंड वो चीज एक फंक्शन के अंदर है। अब वो चीज कैसे रिटर्न होगी, आप लोगों को एक रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा ना। एंड उसके थ्रू आप लोग यहाँ पे जो भी HTML वाला जो कोड था आप लोगों का, वो पूरा का पूरा कोड आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। ये सिंपल सी चीज आप लोगों को यहाँ पे करनी है। रिटर्न के बाद आप लोगों को राउंड ब्रैकेट्स लगाने हैं एंड जो भी आप लोगों को HTML का अपना कोड यहाँ पे लिखना है वो सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे मैं पागल हूँ, थोड़ा सा डिव को बड़ा लिख रहा हूँ। यहाँ पे डिव लिखना है आप लोगों को एंड उसके बाद जो भी आप लोगों को यहाँ पे डालना है, यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो एक H1 का यूज कर सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं हेडर डाल दूंगा। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब इस वाले जो फंक्शन है, अब सपोज करो हम लोगों ने एक ईंट को क्रिएट कर लिया, सपोज करो हम लोगों ने यहाँ पे एक ईंट को क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब कितने ईज आते हैं उसको डिपेंड मत करना, ये हम लोगों ने एक ब्रिक को क्रिएट कर लिया। ठीक है, ब्रिक को क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो ईंट है हम लोगों को अपनी जो भी बिल्डिंग है, जो हमारी app.jsx वाली फाइल है, ये हमारी बिल्डिंग है। अब हम लोगों को इस बिल्डिंग के अंदर इस ईंट का यूज करना है, तो हम लोग इस ईंट का यूज कैसे करेंगे। इस ईंट का यूज करने के लिए हम लोगों को इस ईंट को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्यों नहीं। अगर हम लोगों को इस वाली जो ईंट है, हम लोगों ने एक ईंट को बना तो ली है, लेकिन हम लोगों को अपनी जो बिल्डिंग है उसके अंदर लगाना भी तो पड़ेगा इस ब्रिक को। एंड उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ पे जो header.jsx करके फाइल बनाई है, हमारे जो गोदाम है यहाँ पे हम लोगों ने उस ईंट को स्टोर कर दिया है। अब उस गोदाम के अंदर से उस ईंट को निकालना भी तो पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड यहाँ पे जो भी हमारे फंक्शन का नेम है वो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। ये सिंपल सा काम यहाँ पे होता है, जिसके थ्रू हम लोग एक कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद जो हम लोग कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया है, जो भी हम लोगों ने एक ईंट बनाई है सपोज करो, उसको हम लोग यहाँ से अपने गोदाम के अंदर से निकालने के लिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर करके इस वाली चीज का यूज करते हैं, ताकि वो जो चीज है अब वो कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकता है। अब हम लोगों ने अगर गोदाम से बाहर निकाल के रख दिया इस ईंट को, तो कोई भी बिल्डिंग इसको उठा के अपनी बिल्डिंग के अंदर लगा सकती है। तो ये सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी ये जो चीज है ये पूरा का पूरा एक रिएक्ट जैसा फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लोगों को ना यहाँ पे एक रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग रिएक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ये वाला फंक्शन रन नहीं होगा। क्योंकि इसको तभी पता चलेगा कि एक रिएक्ट जैसा फंक्शन है तब, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो ये बेसिक सी चीज है, आप लोगों को यहाँ पे इतना सब सामान लिखना है एंड आप लोगों को एक बेसिक कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर मेरे को अब इस कंपोनेंट को यहाँ पे यूज करना है तो यहाँ पे मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ इस हेलो वर्ल्ड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड उसके बाद अगर मेरे को यहाँ पे उसको डालना है, उस हेडर को यहाँ पे यूज करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हेडर यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ हेडर लिखा एंड उसके बाद इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर रैप कर दूंगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर आप लोगों को दोबारा इसको ऐसे नहीं लिखना, आप लोगों को इसको ऐसे अगर नहीं लिखना है, ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके हेडर एंड इसको ऐसे लिख सकते हो, ताकि आप लोगों को दोबारा सेम चीज को ना लिखना पड़े। अगर अब मैं इसको सेव करता हूं तब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एक हेडर को यहाँ पे क्रिएट तो कर दिया। एंड सबसे बड़ी गलती मैंने अभी यहाँ पे क्या की है, मैंने हेडर ना बेसिकली आप लोगों का एक चीज भी होती है, आप लोगों की HTML के अंदर एक टैग होता है हेडर करके, तो वहां पे उसके साथ ही मिक्स हो जा रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसका नाम कर देता हूँ टॉप हेडर। ठीक है, इसका नाम करके टॉप हेडर कर देता हूँ एंड इस कंपोनेंट का नाम भी मैं यहाँ पे टॉप हेडर कर देता हूँ। अब ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज किया, तो मेरे को यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के अंदर भी यहाँ पे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे टॉप हेडर कर दूंगा इस चीज को एंड यहाँ पे जब मैं app.js के अंदर जाके टॉप हेडर को इंपोर्ट करूंगा ना, अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तब आप लोग देखोगे यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट नहीं किया। अब मैंने गोदाम से निकाल तो दिया, हमारी जो ईंट हम लोगों ने बनाई थी उसको हम लोगों ने गोदाम से बाहर निकाल के रख तो दिया, लेकिन अब उस ईंट को लाके अपनी बिल्डिंग के अंदर भी तो लगाना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो टॉप हेडर हम लोगों ने बनाया था उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। अब ये जो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है, VS कोड है जो मेरा, वो ऑटोमेटिकली जब भी मैं इंपोर्ट टॉप हेडर करके कुछ भी लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये रूट डायरेक्टरी में से कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर जा रहा है, जो कि यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स वाला फोल्डर, एंड उसके बाद ये टॉप हेडर वाले कंपोनेंट के अंदर जाके टॉप हेडर वाले एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस कर रहा है। अगर मैं इसको अब सेव करता हूँ तब आप लोग देखोगे
कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ क्यों नहीं आ रहा है। अभी ना हम लोगों को थोड़ा सा एक वियर्ड सा एरर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने टॉप हेडर को इंपोर्ट तो किया है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस चीज का ना थोड़ा सा एक वियर्ड सी चीज है। यहाँ पे मैं अगर इसको बड़ा टी कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं इसको बड़ा टी करूंगा, यहाँ पे भी मैं इसको बड़ा टी करूंगा, एंड यहाँ पे मैं इसके जो भी नाम है ना उसको भी चेंज कर दूंगा। तो मैं सभी जगह ना इसको जो छोटा टी करके मैंने टॉप हेडर बनाया था ना उसको मैं बड़ा टी करके बना रहा हूँ, ताकि यहाँ पे जो ये फंक्शन है वो आइडेंटिफाई हो जाए। अब ये जो चीज़ है ये क्यों है, कैसे है, पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो अब देखोगे आप लोग यहाँ पे हेडर लिख के आ रहा है, लेकिन अब ये यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है। अब ये जो चीज़ है ना ये थोड़ी सी वियर्ड सी चीज़ है रिएक्ट जेएस के अंदर। आप लोग भी फेस कर सकते हो इस चीज़ को कि अगर आप लोग छोटा बड़ा अगर एलिमेंट्स के जो भी नाम है उनको चेंज करते हो तब ये चीज़ यहाँ पे होती रहती है। अगर मैं इसको दोबारा से एक बार रीओपन करने की ट्राई करता हूँ मेरे VS कोड को, तब शायद ये चीज़ रिजोल्व हो जाए या फिर ना हो। अभी देखो ये चीज़ आई होप तो मेरे ख्याल से तो ये रिजोल्व हो चुकी है। कई बार ना VS कोड कुछ एरर्स दे देता है। मेरा कुछ टाइम अभी चला गया, यहाँ पे 5-7 मिनट यहाँ पे चले गए इस एरर को रिजोल्व करने में। तो होता है ये चीज़ कि अगर आप लोग यहाँ पे एलिमेंट्स को भी जो भी नाम है उनको अगर आप लोग छोटा बड़ा यहाँ पे डाल देते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ हो जाती है, तो वो चीज़ यहाँ पे जल्दी ही फिक्स भी होगी। अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ मेरे सर्वर को, npm स्टार्ट करके Ctrl+G करा मैंने एंड npm स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे मेरा हेडर यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो बेसिक सी हमारे जो भी रिएक्ट जेएस का एलिमेंट है वो यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है। अब अगर मेरे को क्या करना है, सपोज करो मेरे को क्या करना है, मैं क्या करता हूँ इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को इसको एक स्टाइल प्रोवाइड करना है, तो अब इसको स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अब क्योंकि ये एक कंपोनेंट है तो मैं एक कंपोनेंट के लिए एक अलग से स्टाइल शीट बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक टॉप हेडर डॉट CSS करके एक फाइल बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं इसको स्टाइल दे सकता हूँ। सपोज करो मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा टॉप हेडर डॉट JSX वाला कंपोनेंट था ना, मैं क्या करता हूँ इन सारों को क्लोज कर देता हूँ ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जो टॉप हेडर डॉट JSX वाला कंपोनेंट था ना मेरा, मैं क्या करता हूँ इसको एक क्लास नेम प्रोवाइड करता हूँ, क्लास नेम इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे जो भी मैं क्लास इसको दूंगा, अब यहाँ पे आप लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पे मैंने क्लास नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे क्लास नेम लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्ट जेएस है ना उसके अंदर क्लास कीवर्ड नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्लास नेम वाले कीवर्ड का यूज करते हो। ये एक छोटी सी चीज है जिसका आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लास नेम के अंदर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कंटेनर नाम की क्लास दे देता हूँ, ठीक है। अब अगर मेरे को इस कंटेनर को स्टाइलिंग देनी है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डॉट कंटेनर लिखूंगा एंड उसको जो भी मेरे को स्टाइलिंग देनी है, बीजी कलर, सपोज मेरे को बीजी कलर देना है ब्लू करके, ठीक है, मेरे को ब्लू कलर का बीजी कलर देना है। अगर मैं इसको दोबारा से करता हूँ तो यहाँ पे कुछ स्टाइल इंपोर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अब मेरे को पता है कि क्यों नहीं हुआ। आप लोग गेस कर सकते हो कि यहाँ पे क्यों नहीं हुआ वो स्टाइल इंपोर्ट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो CSS वाली फाइल थी ना उसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ./top header डॉट CSS यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया ना, जो टॉप हेडर डॉट CSS वाली फाइल थी ना उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, जिसके थ्रू जो स्टाइल्स थे ना CSS वाली फाइल के अंदर वो सारे के सारे अब इसके अंदर आ चुके हैं। एंड यहाँ पे अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे अब बैकग्राउंड कलर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये चीज ना जैसे जैसे आप लोग थोड़े थोड़े एरर्स के अंदर फंसते जाते हो ना, तब आप लोगों को थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर होती जाती है। तो ये चीज आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। कंपोनेंट्स एक बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट जेएस का। मैं तो कहता हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक आप लोग रिएक्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर अपनी चीजों को ब्रेक डाउन नहीं करोगे ना, तब तक आप लोग एक रिएक्ट जेएस डेवलपर नहीं कहला सकते हो। क्योंकि रिएक्ट जेएस का मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप लोग अपनी जो भी चीजें हैं उनको ब्रेक डाउन करते हो अपना एक वर्चुअल डोम के अंदर, एंड उसके बाद आप लोग उन सारी चीजों को यूज करते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करने की ट्राई करना है। अब मैंने कुछ दिन पहले एक नए मॉडल के बारे में डिस्कवर किया था, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एक एटॉमिक मॉडल करके एक चीज होती है, अगर आप लोगों को देखना है उस चीज के बारे में तो एटॉमिक मॉडल करके एक चीज होती है, एटॉमिक मॉडल रिएक्ट जेएस। अगर आप लोग सर्च करोगे तब आप लोग देखोगे एटॉमिक डिजाइन पैटर्न करके, आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा कि जो भी चीजें हैं ना, जो भी कंपोनेंट्स आप लोगों के, उनको अलग अलग चीजों के अंदर डिवाइड किया जाता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिजम्स, टेम्पलेट्स एंड पेजेस। तो बेसिकली इनसे क्या होता है ना कि अगर आप लोगों के जो सबसे छोटे कंपोनेंट्स हैं, सपोज करो आप लोगों ने कोई भी टेक्स्ट इनपुट बनाया तो वो सबसे छोटा कंपोनेंट होगा। अगर आप लोग उससे कोई बड़ा कंपोनेंट बना रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल्स के अंदर चला जाएगा। वो थोड़ा सा एक एडवांस टॉपिक है, लेकिन अगर आप लोग इसको खुद से एक्सप्लोर करोगे ना, जो आप लोगों की एटॉमिक डिजाइन वाली चीज है, तब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। कंपनीज के अंदर भी ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होने लगी है। मैंने खुद ने अपनी कंपनीज के अंदर ये वाली चीज इंप्लीमेंट करी है, तो ये वाली चीज आप लोग भी ट्राई आउट करके देख सकते हो। इसको जरूर से एक्सप्लोर जरूर करना। मैं इसको जो भी
ये जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे हम लोगों को क्या करना है। उसके बाद हम लोगों को करना है सेपरेट कंपोनेंट्स एंड यूज देम इन स्क्रीन्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये तो चीज कर लिया कि कंपोनेंट क्या होता है, हाउ टू यूज इट, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स एंड क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है, ठीक है। जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स एंड क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं, मैं क्या करता हूँ इसको क्लियर कर देते हैं ताकि हम लोग दोबारा से लिख पाए इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं ना आप लोगों के, वो आप लोगों के अब जो ट्रेंडिंग है ना, जो भी आप लोगों की लेटेस्ट वेबसाइट्स हैं वो जो क्रिएट होती हैं वो सारी की सारी फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स के थ्रू क्रिएट होती हैं। जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स है ना वो आप लोगों के ऑलमोस्ट रिटायर होने की स्टेज पे आ चुके हैं, जिनके थ्रू ये पहले बहुत ज्यादा यूज होते थे। पहले इनका ही काम होता था आप लोगों का, जब भी आप लोग रिएक्ट नेटिव के अंदर काम करते थे ना, तो पहले आप लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स का ही यूज करते थे अपने जो भी कंपोनेंट्स उनको क्रिएट करने के लिए। उनके अंदर कंस्ट्रक्टर्स का यूज होता था बहुत ज्यादा, अलग अलग दिस डॉट दिस कुछ अलग अलग चीजें मतलब आप लोगों की वहां पे यूज हो रही होती थी। लेकिन जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स है ना उन्होंने चीजों को बहुत ज्यादा आसान कर दिया। यहाँ पे आप लोग कंपोनेंटेड माउंट, कंपोनेंटेड अपडेट, ये सारी चीजें कर देते, कंपोनेंटेड माउंट ऐसी चीजें करके आप लोग यूज कर देते। लेकिन यहाँ पे हुक्स का टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया। इन हुक्स के थ्रू ना बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हो ना, आप लोगों की जो भी बड़ी बड़ी फंक्शनैलिटीज है उन सबको आप लोग छोटे तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई जैसी चीजों का यूज कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे रिडक्स का बहुत ज्यादा आसानी से यूज कर सकते हो। आप लोगों की बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे आसान बन जाती है जब भी आप लोग फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स का यूज करते हो। एंड हम लोग भी इसी चीज के बारे में यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आगे हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, ताकि हम लोगों को जो भी करिकुलम है वो साथ साथ में होता रहे यहाँ पे, ठीक है। पास डेटा फ्रॉम प्रॉप्स टू चाइल्ड। अब मैं क्या करता हूँ ना, इससे पहले जो भी आप लोगों का ये वाला जो पैकेज है ना, ये वाला जो चीज है हाउ टू इंस्टॉल अ न्यू पैकेज, ये आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आप लोग नए पैकेज को इंस्टॉल करते हो, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक प्लान है यहाँ पे करने का, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाली चीज को क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे। रिएक्ट बूटस्ट्रैप में यहाँ पे सर्च करूंगा एंड यहाँ पे जो भी मेरे पास पहला लिंक आएगा उसके ऊपर मैं जाके गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ, यहाँ पे आप लोगों को एक कमांड दिख रहा है बड़ा सा, npm install react bootstrap। ये वाला जो कमांड है ना, मैं एज इट इज इसको दबा के कंट्रोल जे एक न्यू टैब यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा एंड कंट्रोल वी यहाँ पे मैं कर दूंगा एंड एंटर हिट कर दूंगा। अब ये वाला जो कमांड है वो मैंने क्यों रन किया, npm install एंड जो भी मेरी लाइब्रेरी का नाम था वो मैंने यहाँ पे क्यों रन किया। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर बूटस्ट्रैप का यूज करूं, बूटस्ट्रैप के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका यूज करूं। तो उस चीज के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, रिएक्ट बूटस्ट्रैप करके एक लाइब्रेरी है, मैंने उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। अब ये एक ऐसी ईंट है जो कि एक बंदे ने बना रखी है, ये एक ऐसा स्टोन है, ये कोई भी ऐसा कंपोनेंट है जो कि एक बंदे ने बना रखा है। अब पब्लिकली कोई भी बंदा इसको यूज कर सकता है। अब ये जो ईंट है ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप में से कोई भी बंदा इसको अपनी बिल्डिंग के अंदर लगा सकता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप लोगों को इसको बिल्डिंग के अंदर लगाना है तो सबसे पहले आप लोगों को इस ईंट को लाना पड़ेगा अपने पास। उस ईंट को लाने के लिए आप लोग npm install वाले कमांड का यूज करोगे, जिसके थ्रू जो भी आप लोगों की ईंट वगैरह का जो भी ईंट, तो मैं आप लोगों को बार बार बताने के लिए थोड़ी सी एनालॉजी के थ्रू बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन बेसिकली अगर आप लोगों को कोई भी एक लाइब्रेरी, एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज करना है ना, तब आप लोगों को सबसे पहले उस एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग ऐसी चीजों का यूज करके उनको इंपोर्ट करवा पाओगे बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ, इस वाले जो भी टर्मिनल है उसको क्लोज कर देते हैं एंड इसको यहाँ से कांटा मार देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या करना है। अब यहाँ पे आप लोगों की बेसिक इंस्टॉलेशन तो यहाँ पे होगी। अब आप लोगों को कंपोनेंट्स कैसे इंपोर्ट करने हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को शायद से ये वाली चीज भी यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोगों को ये चीज करनी है, आप लोग यहाँ पे कंट्रोल सी करना, यहाँ पे दबाना एंड पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर index.html वाला जो फोल्डर है, बॉडी के बाद जाके इसको पेस्ट कर देना एज इट इज। एंड हमारा जो रिएक्ट जैसा वो यहाँ पे आ चुका है। अगर मेरे को कोई भी कंपोनेंट अब यहाँ पे इंपोर्ट करना है, सपोज करो मैं app.jsx के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट अगर मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, आप लोगों को बूटस्ट्रैप आता होगा, अगर आप रिएक्ट जेएस के अंदर आ रहे हो तो बूटस्ट्रैप आई होप कि आप लोगों को आता होगा थोड़ा सा। यहाँ पे बहुत सारे बटन्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, इन सारे बटन्स को इंपोर्ट करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, कोई एक कार्ड को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, कार्ड को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। अब ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये एज इट इज मुझे मिल रहा है। मैं इस वाले कंपोनेंट को ना एज अ कंपोनेंट यहाँ पे बना सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, इस वाले को इसको क्लोज कर देते हैं। कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर जाके ना मैं कार्ड डॉट
JSX करके एक फोल्डर बना card.jsx करके एक फाइल बना सकता हूँ, जिसके अंदर मैं ये वाला जो कोड है ये एज इट इज पेस्ट कर सकता हूँ। मेरे को बस इस वाले फंक्शन का जो भी नाम है उसको चेंज करना है। मैंने दोनों जगह इसको चेंज किया, यहाँ पे भी मैंने इसको चेंज कर दिया एंड यहाँ पे भी मैंने इसको चेंज कर दिया। तो बेसिकली अब ये जो कार्ड है ना, ये यहाँ पे कॉम्पोनेंट है, ऑलरेडी है, तो मेरे को इसको थोड़ा सा नाम इसका चेंज करना पड़ेगा। कार्ड कॉम्पोनेंट कर देते हैं इसका नाम एंड यहाँ पे इसको कार्ड कॉम्पोनेंट करते हैं। अब ये वाली जो चीज़ है ना, मैं इसको डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूँ नामों को, क्योंकि ये वाला जो कार्ड वाला जो कॉम्पोनेंट है ना, ये ऑलरेडी यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है या ये वाला जो कार्ड है, इनमें से कौन ये वाला जो कार्ड है या फिर ये वाला जो कार्ड है, इन दोनों में से कौन सा एक्सपोर्ट करना है। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एंड इसका जो नाम है उसको भी हम लोग कार्ड कॉम्पोनेंट कर देंगे। ठीक है, इतनी सिंपल सी चीज़ हम लोगों ने कर ली। इसको सेव करते हैं। अब अगर मेरे को app.jsx के अंदर इस कार्ड को यूज करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कार्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट करूंगा, कार्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होके आ गया मेरे पास। अगर आप लोगों के पास नहीं आया तो आप लोग इसको टाइप करके देख सकते हो। आप लोग जितना ज्यादा टाइप करोगे मेरे ख्याल से उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहने वाला है। लेकिन अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अब जाऊं तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे CSS की बजाय लेकिन यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। अब यहाँ पे CSS क्यों नहीं आई ये भी मुझे पता है कि CSS क्यों नहीं आई है, क्योंकि हम लोगों ने CSS को इंपोर्ट नहीं किया। CSS यहाँ पे हमारे पास इसलिए नहीं आई है क्योंकि हम लोगों ने CSS को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है। द फॉलोइंग लाइन कैन बी इंक्लूडेड इन योर src/index.js वाली फाइल या फिर app.js वाली फाइल। तो आप लोगों को यहाँ पे इसके अंदर index.js वाली फाइल के अंदर टॉप के अंदर इस वाली चीज को यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है, ताकि आप लोगों की जो CSS है ना वो भी यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे देखो कि आप लोगों की CSS तो आ गई। अब जो इमेज है वो इसलिए नहीं आई क्योंकि हम लोगों ने इमेज कोई भी डाली नहीं हुई है यहाँ पे, तो इस वाली चीज को हम लोग यहाँ पे अभी के लिए रिमूव कर देंगे। लेकिन जो भी आप लोगों को बेसिक जो भी कार्ड था वो यहाँ पे बन के आ चुका है, जैसा कि आप लोगों की बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रहा था। तो ये बेसिक सी चीज आप लोग आई होप समझ में आ गई होगी कि कैसे आप लोग क्विकली कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप विद React.js। मैं क्या करता हूँ, ये जो हेडर वाला कंपोनेंट है ये फालतू का कंपोनेंट है, हम लोग इसको अभी के लिए यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि ये वाला जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे ना दिखे। ये कार्ड वाला जो कंपोनेंट है मेरे को बहुत ज्यादा सही लगा। अगर मेरे को यहाँ पे एक हेडर यहाँ पे इंपोर्ट करना है, मैं क्या करता हूँ एक वेबसाइट ही बनाने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग, मैं क्या करता हूँ नैव बार जाता हूँ यहाँ पे एंड एक नैव बार को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, नैव बार के इस वाले कोड को यहाँ पे इंपोर्ट कॉपी करेंगे, कॉम्पोनेंट्स के अंदर जाएंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे नैव बार कॉम्पोनेंट करके navbar component.jsx एंड उसके अंदर जो भी हम लोगों ने कोड को कॉपी किया ना उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो ये बेसिक एग्जांपल लिख के आता है ना दो जगह पे, उसको आप लोगों को बस चेंज करना है navbar component। ठीक है, इतना सा काम आप लोगों को करना है एंड आप लोगों को जो भी navbar वाला कंपोनेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मैं क्या करता हूँ इस कार्ड कंपोनेंट की जगह ना अब ये navbar कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ एंड ये जो हम लोग इनको यूज नहीं कर रहे हैं, जो भी हम लोग जिनको हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया उनको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। तब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो navbar वाला कंपोनेंट है ना वो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड वाला जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को जो भी वो है ना हमारा जो भी navbar है वो हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दिख रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर कस्टमाइजेशन भी कर सकता हूँ। यहाँ पे React Bootstrap की जगह तनिष ट्यूटोरियल कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम डालना, अपना नाम डाल सकते हो आप लोग। ड्रॉप डाउन वगैरह सब चीजें यहाँ पे बिल्कुल सही चल रही है, CSS वगैरह सब सही से रेंडर हो रहा है यहाँ पे एंड आप लोगों को भी ये वाली चीज आ रही होगी एज इट इज अगर आप लोगों ने सेम स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो किया है तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक ये चीज क्रिएट कर ली। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को करना क्या है। कि हम लोगों ने बूटस्ट्रैप को यहाँ पे यूज कर लिया, लेकिन हम लोगों ने कहा था कि हम लोग प्रॉप्स के थ्रू जो भी डेटा है उसको पास करेंगे। अब प्रॉप्स क्या होते हैं? प्रॉप्स बेसिकली आप लोगों की एक ऐसी चीज होती है, सपोज करो आप लोगों ने एक कंपोनेंट को यूज किया, आप लोगों ने सपोज करो ये navbar कंपोनेंट को यहाँ पे यूज किया अपने app.js वाले फाइल के अंदर, आप लोगों ने इसको यूज किया, लेकिन आप लोग चाहते हो कि navbar वाला कंपोनेंट ना मेरे को यहाँ पे 10 बार रेंडर करवाना है एंड हर 10 बार में मेरे को अलग अलग चाहिए, यहाँ पे अलग अलग चाहिए मेरे को। ठीक है, अलग अलग मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो ये चीज आप लोग कैसे कर सकते हो? हर 10 बार में आप लोगों को अलग अलग बैकग्राउंड कलर चाहिए या फिर अलग अलग आप लोगों को टेक्स्ट चाहिए, तो आप लोग कैसे करोगे इस चीज को? आप लोग बार बार उसके लिए अलग अलग कंपोनेंट बनाओगे क्या? आप लोग यहाँ पे 10 कंपोनेंट बनाओगे क्या जो भी आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाने? नहीं करोगे ऐसा। आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, navbar कंपोनेंट वाली जो चीज है उसके अंदर जाके आप लोग यहाँ पे प्रॉप्स लिख दोगे। यहाँ पे आप लोग प्रॉप्स लिख दोगे एंड यहाँ पे जो प्रॉप्स है ना, अब इन प्रॉप्स के थ्रू आप लोग इनको यहाँ पे पास कर सकते हो। अब ये मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लोज दिस कर देता हूँ एंड यहाँ पे app.js सिर्फ उसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब app.js आप लोग यहाँ पे से जाके भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है वो। लेकिन अभी ये जो app.jsx है ना, इसके अंदर
अगर मैं चाहूं तो ये वाला जो टाइटल हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं ना, तनिष्क ट्यूटोरियल, मैं यहाँ से भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं टाइटल डाल के तनिष्क गर्ग प्रॉप्स ट्यूटोरियल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं कि वेबसाइट के ऊपर हो क्या है। ठीक है, अभी तक यहाँ पे तनिष्क ट्यूटोरियल ही लिख के आ रहा है। क्यों लिख के आ रहा है? यहाँ पे हम लोग, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया वहां पे हम लोगों ने तनिष्क ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे इसको प्रॉप्स डॉट टाइटल कर दूं, अगर वही में जो मैंने टाइटल यहाँ से पास किया है, ये वाला जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं पकड़ लूँ, यहाँ पे प्रॉप्स डॉट टाइटल, ये वाला जो प्रॉप्स है, बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ये जो नैवबार कंपोनेंट है हम लोग जहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, हम लोग इसको टाइटल करके एक चीज पास कर रहे हैं कि ये वाला जो टाइटल है वो आप लोगों को होना चाहिए। एंड ये जो नैवबार कंपोनेंट है इसके अंदर हम लोग ये प्रॉप्स वाला एक एज अ पैरामीटर ले रहे हैं, जिसके अंदर ये टाइटल हम लोगों को रिसीव हो रहा है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे तनिष्क गर्ग प्रॉप्स ट्यूटोरियल करके आ गया। लेकिन वहीं अगर मैं इस चीज को कंट्रोल सी कंट्रोल वी अगर मैं इसको 5 बार लिखना चाहता हूँ एंड मेरे को हर बार एक अलग चीज चाहिए, मेरे को यहाँ पे राघव ट्यूटोरियल, पुष्प ट्यूटोरियल, पूर्व ट्यूटोरियल, राहुल ट्यूटोरियल, अगर मेरे को ये सारी चीजें चाहिए, तब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हर एक जगह पे मेरे को एक अलग टाइटल देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं इस टाइटल को पास ना करता एंड वही सेम चीज वहां पे रहती, तब यहाँ पे मेरे को बस हर जगह पे तनिष्क ट्यूटोरियल लिख के आता। लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे टाइटल को ऐसे पास करता हूँ ना, तब आप लोगों को हर एक जगह पे अलग अलग चीज देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ये जो प्रॉप्स है वो आप लोगों के फंक्शंस की तरह ही है। अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस के बारे में पढ़ा है एंड फंक्शन के अंदर आप लोग पैरामीटर्स पास करते थे, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को ही पास कर रहा है वहां से, एंड यहाँ पे आप लोग उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिसीव करके अपनी जो भी चीजें हैं उसके अंदर उसको डिस्प्ले कर सकते हो। प्रॉप्स आप लोगों को सिंपल पैरामीटर्स वाला टॉपिक ही है, जिसको थोड़ा सा यहाँ पे हाई फाई करके दिखाया हुआ है। आप लोग इसको सिंपल तरीके से भी सीख सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो इसको यहाँ पे डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हो, आप लोग इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग प्रॉप से लिखना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पे सिंपली टाइटल लिख सकते हो एंड यहाँ पे डायरेक्टली इस टाइटल को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ये सिंपल चीज भी आप लोग कर सकते हो। ये चीज मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि आप लोग यहाँ पे कितने प्रॉप्स का यूज कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीजें ऊपर ही मैनेज हो जाती हैं एंड जो भी आप लोगों के रिजल्ट है वो सेम का सेम ही रहने वाला है, तो यहाँ पे डिफरेंस कोई भी आता नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाली चीज समझ में आ गई होगी प्रॉप्स के बारे में। अब मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया, मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या करना है। अगला जो टॉपिक है दैट इज एनवायरमेंट वेरिएबल्स। एनवायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? एनवायरमेंट वेरिएबल्स में बेसिकली आप लोगों के क्या होते हैं, उनको हम लोग एनव वेरिएबल्स भी कह देते हैं। एनवायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? आप लोगों के पास ना एक फाइल होती है .env करके ये वाली जो फाइल है ना, इस वाली फाइल के अंदर ना आप लोग एक ऐसा डेटा स्टोर करते हो, ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो जो कि आप लोग नहीं चाहते कि कोई और पढ़े। अगर आप लोग इसको गिटहब के ऊपर अगर आप लोग इस कोड को पुश करो ना, गिटहब के ऊपर अगर आप लोग इस कोड को पुश करते हो, तो आप लोग नहीं चाहते कि ये वाला जो चीज है, ये जो .env वाली जो फाइल है वो यहाँ पे जाए। तब आप लोग इसको एक .env फाइल के अंदर डाल देते हो, ताकि ये जो फाइल है इसके अंदर जो भी आप लोगों को कॉन्फिडेंशियल डेटा है ना, वो सारा का सारा आप लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों के हो गए पासवर्ड्स, जो भी आप लोग एपीआई वगैरह क्रिएट कर रहे हो उसके जो भी पासवर्ड्स हो गए, आप लोगों का यूजर नेम हो गया, ठीक है, आप लोगों की एपीआई यूआरएल हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप लोग इस .env वाली फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हो। एंड इस वाली फाइल के अंदर कोई भी डेटा को पढ़ नहीं सकता। पढ़ सकता है मतलब जिसके पास एक्सेस है इस .env वाली फाइल की, लेकिन अगर आप लोग इसको गिटहब के ऊपर पुश नहीं करते हो तब इसको कोई नहीं पढ़ सकता। कंपनीज के अंदर अगर आप लोग काम करते हो तो कंपनी आपको खुद देती है .env वाली फाइल, ताकि आप लोग अपने जो भी काम है उसको कर पाओ, लेकिन उसके अलावा किसी और को एक्सेस नहीं होती है इस .env वाली फाइल की। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे न्यू फाइल को क्रिएट करता हूँ, .env हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड एंटर हिट कर देंगे। इसके थ्रू हम लोगों का क्या होगा ना, अगर मेरे को कोई भी एक यहाँ पे वैल्यू डालनी है, सपोज करो मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड का नाम स्टोर करना है, ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा, गर्लफ्रेंड नेम करके एक वेरिएबल बनाऊंगा। मैं यहाँ पे कैप्स लॉक के अंदर लिखते हैं मोस्टली लोग यहाँ पे गर्लफ्रेंड नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को गर्लफ्रेंड का नेम डालना है। अभी गर्लफ्रेंड का नेम क्या होगा, मेरे तो कोई है नहीं, सो नोबडी डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं नोबडी डाल दूंगा। अब किसी और को नहीं पता कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। अब यहाँ पे ना अगर मैं इस .env वाली फाइल को यहाँ पे गेट इग्नोर के अंदर डाल दूं, .env वाली फाइल को अगर मैं गेट इग्नोर के अंदर डाल दूं, तो ये वाली जो फाइल है, अब फेड आउट तो हो ही चुकी है ये वाली फाइल, तो ये वाली जो फाइल है वो गिटहब के ऊपर तो पुश होगी नहीं, एंड किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ पे क्या क्रेडेंशियल स्टोर करके रखे हुए हैं। अब ये क्रेडेंशियल्स तो आप लोग नहीं कहोगे इसको, ये तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग अपने जो भी पासवर्ड्स हैं, जो भी आप लोगों की ईमेल्स हैं, जो भी आप लोगों के जैसे पासवर्ड्स हो गए, पासवर्ड
हो गया, जैसे कि आप लोगों का 1 2 3 4 पासवर्ड है, आप लोगों का ईमेल कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, यूजर नेम हो गया, आप लोगों का एपीआई का यूआरएल हो गया, एपीआई यूआरएल हो गया, वो सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हो एंड किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या स्टोर किया है। आप लोग इनको जस्ट एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोगों को एक्सेस करना है ना, सपोज करो मैं app.jsx के अंदर यहाँ पे अभी आप लोगों को नैवबर वगैरह कंपोनेंट्स वगैरह समझ में आ चुके हैं ना, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अगर मेरे को इस वैल्यू को एक्सेस करना है यहाँ पे, तब मैं इसको बड़े आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे एक्सेस कर सकता हूँ बताओ? इसको अगर मेरे को एक्सेस करना है ना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक h1 को क्रिएट करता हूँ, h1 को क्रिएट करता हूँ एंड इसके अंदर अगर मेरे को उस वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, process.env डॉट एंड जो भी मेरे वेरिएबल का नाम था ना, वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, जैसे कि गर्लफ्रेंड नेम। अगर मेरे को गर्लफ्रेंड का नेम यहाँ पे डिस्प्ले करना है, अब ये वाला जो नेम है वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैं इधर राइट नहीं कर रहा हूँ उसको अपने कोड बेस के अंदर, मैं इसको सिर्फ यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो जो भी मेरा एंड यूजर है उसको नहीं पता चलेगा कि मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू को यूज कर रहा हूँ। अगर मैं इसको एपीआई रिक्वेस्ट वगैरह के अंदर डाल दूं, अभी तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ तो सबको पता चलेगा कि गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको अपने कोड बेस के अंदर नहीं चाहता कि कोई और देखे कि कोड बेस के अंदर यहाँ पे क्या वैल्यू यूज हो रही है, तब ये चीज यहाँ से हाइड कर सकते हो आप लोग। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तब आप लोग देखोगे रिएक्ट ऐप के अंदर जाके कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ग्रेट। अब यहाँ पे हम लोगों ने इतना काम कर दिया, लेकिन जब हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं हम लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? सबसे पहली जो चीज है यहाँ पे रिएक्ट जेएस के अंदर ये चीज होती है, यहाँ पे आप लोगों को ना हर एक जो भी आप लोग अपना जो भी बना रहे हो ना वेरिएबल, आप लोगों को उसके सामने रिएक्ट ऐप डालना पड़ता है। पासवर्ड, यूजर नेम, एपीआई यूआरएल हम लोगों को नहीं चाहिए अभी, हम लोगों को सिर्फ ये चाहिए। एंड यहाँ पे अगर आप लोगों को इनको यूज करना है ना, तब आप लोगों को इनके सामने रिएक्ट ऐप डालना पड़ेगा, ऐसे ही जैसे मैं डाल रहा हूँ, तभी आप लोगों को जो एनवायरमेंट वेरिएबल है वो यहाँ पे क्रिएट हो पाएगा। एंड उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसको किल कर देना टर्मिनल को एंड उसके बाद दोबारा से इसको रीस्टार्ट करना है, npm स्टार्ट, ठीक है, npm स्टार्ट, ताकि आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रीलोड हो जाए। एंड यहाँ पे जब आप लोगों की एप्लीकेशन यहाँ पे रीलोड हो जाएगी, तब आप लोगों को जो भी आप लोगों का रिजल्ट है, जो भी आप लोगों का एनवायरमेंट वेरिएबल है, वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये सिंपल सा काम होता है आप लोगों की एनवायरमेंट वेरिएबल्स का, कि आप लोग अपनी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आप लोग स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों की जो भी कोई भी एबीसी वैल्यू आप लोगों को स्टोर करनी है, आप लोग यहाँ पे स्टोर करो एंड उसको आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को डिस्प्ले करवाने के लिए इसको यूज किया, लेकिन वहीं अगर मैं इसको चाहता तो मैं इसको एपीआई रिक्वेस्ट के अंदर यूज कर सकता था। अब ये बाय द वे यहाँ पे ये एबीसी क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि जब भी आप लोग .env के अंदर चेंज करते हो ना, आप लोगों को दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आप लोग इसको किल करके दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है जब भी आप लोग अपने .env के अंदर चेंज करते हो। तो ये सिंपल सी चीज है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब काश कोई गर्लफ्रेंड होती तो यहाँ पे नाम डालते, फिर उसको डिस्प्ले करवाते, लेकिन सैड लाइफ। ठीक है, तो इतना काम हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, लेट्स नॉट डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्फ। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है यूज स्टेट हुक के बारे में। यूज स्टेट हुक क्या होता है आप लोगों का? अब यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, बार बार ये दुख देता है। ठीक है, .env वाली जो फाइल है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को यूज स्टेट हुक का यूज करना है। अब यूज स्टेट हुक क्या होता है बेसिकली आप लोगों का, अगर आप लोगों को यार ये एक तो ना मेरा ये जो है ना, मेरे को कोई बताओ यार कि कैसे कोई अच्छा सा अगर है ऐप जिसके अंदर हम नोट्स वगैरह डाल सकते हैं अपने। यहाँ पे बेसिकली जो यूज स्टेट हुक होता है ना आप लोगों का, यूज स्टेट हुक, यहाँ पे एस बड़ा है। ठीक है, यूज स्टेट जो हुक होता है ना आप लोगों का, इसके अंदर आप लोग अपनी वैल्यू को ना स्टोर कर सकते हो। अब वैल्यू को स्टोर करने के लिए तो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। आप लोग कहोगे कि वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, लेकिन जो आप लोगों की चेंजिंग वैल्यूज होती हैं, चेंजिंग वैल्यूज, अब उसको मैं आप लोगों को करके ही दिखाता हूँ, आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। सपोज करो मैं यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट करता हूँ, इनपुट टैग क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एंटर योर नेम डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू करके एक वेरिएबल होता है हमारे पास, वैल्यू करके एक प्रॉप होता है हमारे पास, जिसके अंदर हम लोग एक वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब उस वैल्यू को पास करने के लिए ना सबसे पहले हम लोगों को यूज स्टेट हुक बनाना पड़ेगा। उस यूज स्टेट हुक को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्स्ट करके यहाँ पे डालेंगे एंड उसके बाद हम लोग एक एरे को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे इस एरे के अंदर दो वेरिएबल्स हमारे पास आएंगे। सबसे पहला होगा हमारे पास नेम एंड दूसरा होगा हमारे पास सेट नेम। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट एंड यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है ना, उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे ताकि हमारा जो यूज स्टेट है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाए। रिएक्ट के अंदर से ये इंपोर्ट हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोगों को बेसिक सा जो एक नेम था ना, वो यहाँ पे
एक यूज स्टेट जो हुक था हमारा बेसिक सा, वो यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ एंड यहाँ पे वैल्यू के अंदर नेम एंड ऑन चेंज के अंदर हम लोग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, सेट भी करना है हमें, सेट नेम। अब ये जो चीज है ना, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा सा डरा रही होगी ये वाली चीज, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं हमारी वेबसाइट के ऊपर, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ ना कुछ भी, तो ये वाली जो चीज है ना, ये जो नेम वाला वेरिएबल है उसके अंदर ये चीज स्टोर हो रही है। यहाँ पे हम लोग ये जो सेट नेम कर रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस इनपुट के अंदर बेसिकली हम लोग इसकी वैल्यू को ट्रैक कर रहे हैं कि जो इनपुट है उसकी जो वैल्यू है उसको नेम के अंदर स्टोर कर रहे हैं हम लोग। एंड जब भी वो चेंज हो रही है, जो सेट नेम है वो क्या कर रहा है, जो वैल्यू है ना जो उसको मिल रही है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के थ्रू, वो इस नेम वाले वैल्यू नेम वाले जो वेरिएबल है उसके अंदर उसको स्टोर कर रहा है। जो ये सेट नेम वाला वेरिएबल है उसका सिर्फ यही काम है कि जो नेम वाला वेरिएबल है उसके अंदर जो लेटेस्ट वैल्यू उसको स्टोर करना। तो इसके थ्रू आप लोगों के पास जो लेटेस्ट वैल्यू है ना, अब अगर आप लोगों को इस इनपुट के अंदर वैल्यू चाहिए कि आप लोगों ने इसके अंदर क्या डाला है, दैट इज इम्पॉसिबल, कि आप लोग नहीं निकाल सकते कि इस इनपुट के अंदर आप लोगों ने क्या डाला है, अनलेस कि अगर आप लोग उसकी रियल टाइम वैल्यू को ट्रैक कर रहे हो। तो अगर मैं इसको आप लोग को console.log करके दिखाऊं कि हम लोग क्या इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं नेम डाल के, ठीक है, एंड नेम यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि हम लोगों को साथ साथ में साक्षात देखने को मिल जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को देखने को मिल जाए। एंड कंसोल पे जाके इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे फालतू चीज़ों को क्लोज कर देते हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को देखने को मिल जाए। एंड इसको थोड़ा सा बड़ा ऊपर। एंड अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू को डालूंगा, देखो क्या होगा। अभी मैं सपोज करो तनिष्क डालता हूँ, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे रियल टाइम वैल्यू को ट्रैक कर रहे हैं। ये जो नेम वाला जो वेरिएबल था ना हमारा, ये जो नेम वाला वेरिएबल है उसी को मैं console.log कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो लेटेस्ट वैल्यू है ना मेरी, उसको यहाँ पे ये ट्रैक कर रहा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले टी आया, फिर टी ए आया, फिर टैन आया, फिर तनी आया, फिर तनिष आया, फिर तनिष आया। तो ये पूरा का पूरा जो रियल टाइम वैल्यू ट्रैकिंग सिस्टम है ना, वो आप लोग यूज स्टेट हुक के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसका बेसिकली इतना ही काम होता है। अब इसको थोड़ा सा और एडवांस करके भी आप लोग देख सकते हो, आप लोग एरेज के साथ खेल सकते हो, आप लोग बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ चीजें आप लोग इसके थ्रू, मिलियंस तो नहीं, मैं ज्यादा बोल दिया, एक्सैजरेट कर दिया, लेकिन आप लोग बहुत सारी चीजें इस यूज स्टेट हुक के थ्रू कर सकते हो। जो बेसिक इंप्लीमेंटेशन है इस यूज स्टेट हुक की, वो ऐसे ही होती है। आप लोग इसका बेसिकली इनपुट्स वगैरह के अंदर सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते हो। अगर अब सपोज करो मेरा ना एक दिमाग में आया कि हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज लिखी थी, कहाँ गई, क्रिएटिंग अ मूवी स्टोरिंग वेबसाइट। मूवी स्टोरिंग वेबसाइट की बजाय ना मेरा थोड़ा सा दिमाग सा खुराफाती दिमाग सा चल पड़ा, ठीक है। अब मेरे को चाहिए कि यहाँ पे आप लोग डालो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, ठीक है। मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं ये मूवी के नाम डलवाऊंगा यहाँ पे, लेकिन अभी मेरा खुराफाती दिमाग चल पड़ा, ठीक है। एंटर योर गर्लफ्रेंड नेम, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पे हम लोग बंदों से उनकी गर्लफ्रेंड का नाम ले रहे हैं एंड उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये एक खुराफाती सी वेबसाइट हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप के ऊपर ही जाएंगे हमारे, एंड यहाँ पे आप लोगों को कोई भी इनपुट मिलना चाहिए। तो इनपुट मिलने के लिए इनपुट दिखना भी चाहिए, कहाँ पे है इनपुट, इनपुट 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 इनपुट। तो हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, इनपुट होगा कहीं तो। अब यहाँ पे इनपुट ग्रुप है, इनपुट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट्स तो नहीं मिला यार हम लोगों को, है नहीं कि इनके पास है प्लेस होल्डर्स, इनपुट्स नहीं है इनके पास। तो हम लोग क्या करेंगे, खुद का एक इनपुट क्रिएट करेंगे। मेरे को लगा था होगा, नहीं है लेकिन इनके पास। तो हम लोग ऐसे ही अपना इनपुट रखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर थोड़ा सा स्टाइल देना है हम लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको नॉर्मल रहने देते हैं। इसके ऊपर हम लोग डालते हैं हमारा एक H4 टैग, एंड इसके अंदर भी हम लोग लिख देंगे इंटर योर गर्लफ्रेंड नेम। अब ये जो चीज़ है हम लोगों ने बना दी है, इतनी सी चीज़ हम लोगों ने बना दी। एंड अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर एक नैव बार भी लगा सकता हूँ, चाहूँ तो लगा सकता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाली चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट कर देंगे नीचे की तरफ, एंड इसको गर्लफ्रेंड वेबसाइट बना देते हैं इसको, ठीक है, गर्लफ्रेंड वेबसाइट, ठीक है। इस वेबसाइट का नाम आ गया हमारे पास। अगर हम ये चाहूँ तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक डिव के अंदर रैप करके इसको एक क्लास दे देंगे कंटेनर नाम की, जिसके थ्रू आई होप ये सेंटर में आ जाएगा कंटेनर,
जिसके थ्रू ये थोड़ा सा इधर से इसको स्पेसिंग मिल गई। अब ये स्पेसिंग मिली इसको बूटस्ट्रैप की वजह से, डरना मत, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको MT4 दे सकता हूँ ताकि इसको मार्जिन टॉप मिल जाए 4 से, मतलब कि ऊपर से थोड़ी सी इसको मार्जिन मिल जाए। तो अभी मेरे को ये वेबसाइट थोड़ी सी सही लग रही है। मैं चाहूँ तो इस इनपुट का जो भी ये जो साइज है थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन इतना बहुत है हमारे लिए, हम लोगों को इतना सा ही चाहिए था यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बटन लगा देता हूँ। अब बटन मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, बटन मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बटन के अंदर जाएंगे हम लोग यहाँ पे, एंड कोई भी एक बटन को मैं यहाँ पे से उठा लूंगा। मेरे को ये डार्क वाला बटन ज्यादा अच्छा लगा, तो यहाँ पे मैं डार्क वाला बटन उठा लूंगा, कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे सबमिट, ठीक है। इतना सा काम हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पे बटन कह रहा है कि नॉट डिफाइंड, कंट्रोल स्पेस दबाना, रिएक्ट बूटस्ट्रैप का आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा एंड आप लोग यहाँ से इसको इंपोर्ट कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप लोग यहाँ से इसको डायरेक्ट कॉपी करो एंड इसको यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर दो, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का जो भी बटन है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा एक वो दे दें हम लोग, बटन क्लास नेम ML10 होता है ना, ML5 भी नहीं है क्या ML नहीं होगा ना, फिर MH होगा, MH4 नहीं है यार। मैं टेलविंड और बूटस्ट्रैप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार। हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इनलाइन स्टाइलिंग देते हैं, थोड़ी सी इनलाइन स्टाइलिंग देते हैं इसको, थोड़ी सी मार्जिन लेफ्ट इसको देते हैं हम लोग 20 पिक्सल्स की, एंड हम लोग इसको देते हैं बस इतना ही देते हैं अभी, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट दे दी हम लोगों ने इसको थोड़ी सी, एंड दैट्स इट। हम लोगों की जो बेसिक एक वेबसाइट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अगर आप लोगों को इनपुट को थोड़ा सा एक स्टाइल देना है तो वो भी हम लोग दे देते हैं थोड़ा सा, ताकि खुश हो जाएं बंदे। फिर हम लोगों को चैट के अंदर मतलब लाइक्स वगैरह दबा दें कि वीडियो के अंदर, ठीक है। हम लोग इसको विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल्स की, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए इनपुट बॉक्स। मैं अगर चाहूँ तो इसको हाइट भी दे सकता हूँ, हाइट दे सकते हैं 40 पिक्सल्स की, तो अभी ये और ज़्यादा सही लग रहा है। एंड जो भी मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगा तो वो सारी की सारी मैं यहाँ पे सबमिट करवा सकता हूँ। अब ये जो बटन है इसके अंदर कोई शायद प्रॉप्स होते हैं ना, इसके अंदर बटन के अंदर ना, इस वाले बटन के अंदर ना प्रॉप्स होते हैं बहुत ज़्यादा, कि आप लोग जिनके थ्रू इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे स्टाइलिंग वाले पार्ट के अंदर आने वाली है। अगर आप लोगों को बूटस्ट्रैप के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों की एक बेसिक जो भी वेबसाइट का लेआउट है वो सारा बन चुका है। हम लोगों को नाव बार से कुछ लेना देना है नहीं है एज सच, हम लोगों को सिर्फ इस चीज़ से लेना देना है। अब ये हम लोगों की एक बेसिक वेबसाइट है। अब मेरे को क्या चाहिए ना, कि जब भी मैं इसके ऊपर जो मेरा इनपुट है वो तो यहाँ पे ट्रैक हो ही रहा है, ये जो नेम है वो तो यहाँ पे मैं ट्रैक कर ही रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कंसोल लॉग वाले स्टेटमेंट को हटा देते हैं, यहाँ से कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमें पता है कि हमारा नेम ट्रैक हो रहा है, दैट्स इट। अब मेरे को क्या चाहिए ना, जब भी मैं इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँ ना, यहाँ पे जब भी मैं इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँ, ऑन प्रेस या फिर ऑन क्लिक होगा, जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना तो यहाँ पे कुछ हो। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ ना तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट के अंदर वो चीज़ ऐड हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि वो हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा एंड स्टोर gf नेम, ठीक है। मैंने एक स्टोर gf नेम करके यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन बनाऊंगा, const स्टोर gf नेम करके एक फंक्शन, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी चीज करेंगे यहाँ पे, कि क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को एक ई नाम की चीज मिलती है। अब ई नाम की चीज, इसको हम मैं ज्यादा तो मैं बता नहीं सकता इस चीज के बारे में, लेकिन ये बेसिकली क्या करती है ना, आप लोगों के पेज को दोबारा से रीलोड होने से बचाती है। तो आप लोग इस वाली चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, e.prevent default करके, ताकि आप लोगों की जो वेबसाइट है वो दोबारा से रीलोड ना हो, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट आप लोगों को पैरामीटर मिलता है, इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं है। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए लोकल स्टोरेज। अब सपोज करो मेरे को यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाना है, तो लोकल स्टोरेज क्या करेगी ना, बेसिकली इसको यहाँ पे स्टोर कर देगी। लोकल स्टोरेज ना इस वेबसाइट की जो पूरा सेशन है ना, जब तक मैं टैब इस पूरी क्रोम को क्लोज नहीं करूंगा ना, जब तक उसको स्टोर करके रखेगी। तो मेरे को वही चीज चाहिए कि एटलीस्ट जो मेरी वेबसाइट है वो परसिस्टेड रहे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी मेरे यहाँ पे मैं नाम स्टोर कर रहा हूँ ना, स्टोर gf नेम में, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, एंड यहाँ पे हम लोगों को एक की देनी पड़ेगी, यहाँ पे आप लोगों को एक की देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे डाल दूंगा gf नेम, एंड उसके बाद जो भी आप लोगों की वैल्यू है, मेरे केस में यहाँ पे नेम होने वाली है। जब ये चीज हो जाएगी ना, ठीक है, तो ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, लोकल स्टोरेज के अंदर मैं सेट कर रहा हूँ, जो gf का नेम है वो ये सेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इस केस में आप लोगों की एक ही gf होनी चाहिए,
अगर 2-3 घुमा रहे हो तो तुम्हारी गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, बेसिकली जब भी सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा अपनी कोई भी गर्लफ्रेंड का नाम डाल के, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर वो चीज यहाँ पे सबमिट हो जाएगी एंड उस चीज को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकता हूँ, ठीक है। अब उस चीज को डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू हम लोग उसको क्रिएट कर लेंगे, इसी के अंदर कर देते हैं ना, इसी के अंदर एक नई चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे, एक h1 एलिमेंट एंड उसके अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे जो भी एक थोड़ा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड जो भी मेरे को अपनी जो भी नाम चाहिए मेरे को, जैसे कि जो भी मैंने यहाँ पे की डाली थी ना, वो पूरा का पूरा नाम यहाँ पे मैं डाल दूंगा, जो GF नेम हम लोगों ने यहाँ पे डाला था वही यहाँ पे मैं डाल दूंगा। जब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तब तुम लोग देखोगे, मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ थोड़ा सा एक बार, तब अगर मैं इसको यहाँ पे नोबडी एंड यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तब तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे रीलोड करने पे आया, लेकिन यहाँ पे वो नोबडी लिख के आ गया। अब ये जो लोकल स्टोरेज गेट आइटम है ना, ये ऐसे क्यों आया, मेरे को क्या चाहिए था ना कि ये जो चीज है, जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँ ना, मैं जैसे सपोज करो ABC डालता हूँ यहाँ पे ना, मैं सबमिट करूंगा, अब यहाँ पे जब मैं इसको रीलोड करूंगा तब ये चीज यहाँ पे स्टोर होके आ रही है, तब ये चीज यहाँ पे रीलोड हो रही है। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ ना, तब तुम लोग देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नाम डालता हूँ ना, AB22 ऐसे कुछ भी कोई नाम डाल देता हूँ, अब ये मेरी ही गर्लफ्रेंड्स के नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर इसको डाल देता हूँ, अगर इसको दोबारा से रीलोड करते हैं तभी यहाँ पे ये स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे इसको चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, अब इतना काम तो हो रहा है कि यहाँ पे अगर मैं जो भी नाम यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ ना, को सबमिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं रीलोड करूंगा तो वो नाम मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले होके आ रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं क्या करूँ, इसको विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड कर दूं, अब ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड करना। अगर आप लोगों को कभी भूल जाते हो तो इसको सर्च कर लो कि कैसे रिफ्रेश करते हैं हमारी वेबसाइट को इन React.js। तो बेसिकली अगर आप लोग कुछ भी यहाँ पे नाम टाइप करके सबमिट करोगे ना, तो ये क्या करेगा, इसको रीलोड करेगा एंड यहाँ पे जो भी आप लोगों का नाम है वो यहाँ पे डिस्प्ले होके आ जाएगा। अब ये एक ऑप्टिमल वे नहीं होगा, आप लोगों के जो भी नाम वगैरह उनको डिस्प्ले करवाने का, लेकिन दिस इज द बेस्ट मेथड अगर आप लोगों को सिंपल एक वेबसाइट के ऊपर अगर आप लोग काम कर रहे हो। अब ये जो एडवांस React.js है ना, वो इतना ज्यादा नहीं है, अगर मैं आप लोगों को इस ट्यूटोरियल के अंदर सिखाने जाऊँ ना, तो वो इतनी ज्यादा मैं अच्छी तरीके से नहीं सिखा पाऊंगा। उसके लिए आप लोगों को आराम से 10-15 घंटे निकालने पड़ेंगे, तभी जाके आप लोग अच्छे तरीके से सीख पाओगे उस चीज को। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप। उसके बाद आप लोगों के पास होता है एक यूज इफेक्ट हुक। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था आप लोगों का कि आप लोग लोकल स्टोरेज का यहाँ पे यूज कर रहे हो, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे बेसिक्स आप लोगों ने थोड़ा सा UI बनाया है, जिसके अंदर आप लोगों ने गर्लफ्रेंड्स के नेम लिए एंड उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। अगर तुम्हारी नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी टाइप करके सबमिट कर दो, दिख रहा है, इसको अपने रिज्यूमे मत ऐड करना। ये एक बेसिक सा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोग बेसिक फंक्शनैलिटीज को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यूज इफेक्ट हुक के बारे में थोड़ा सा सीखना है कि यूज इफेक्ट हुक हमारा होता क्या है। यूज इफेक्ट हुक ना बेसिकली अगर आप लोगों को कुछ भी वैल्यू को चेंज करना है, वैल्यू को चेंज नहीं करना, बेसिकली अगर आप लोगों को इनिशियल रेंडर पे कि आप लोगों की वेबसाइट जब रेंडर हुई है तब आप लोगों को अगर कुछ रन करना है, सपोज करो, अब ये तो सिंटैक्स है यूज इफेक्ट हुक का जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को क्या करना है ना, यूज इफेक्ट लिखना है, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाना है, दोबारा से एक ब्रैकेट लगाना है, उसके अंदर एक एरो फंक्शन आप लोगों को क्रिएट कर देना है एंड लास्ट के अंदर जाके आप लोगों को एक एम्प्टी एरे एक टाइप से क्रिएट कर देना जिसके थ्रू जो कि आप लोगों की एम्प्टी डिपेंडेंसी को दर्शाता है। इसके अंदर जो भी मैं अगर चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट के ओपन होते ही क्या हो, मेरी वेबसाइट जब ओपन हो तब क्या होगा, तो यहाँ पे मैं एक अलर्ट लगा सकता हूँ कि वेबसाइट ओपनड, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा ना, बेसिकली मैं जब भी अपनी वेबसाइट को ओपन करूंगा ना तो यहाँ पे ये आएगा मेरे पास। जब भी मेरी वेबसाइट ओपन होगी ना, सपोज करो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ एंड लोकल होस्ट 3000 पे मैं दोबारा जाता हूँ, तब तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे कुछ भी होने से पहले मेरे पास ये अलर्ट आ रहा है, वेबसाइट ओपन। तो ये जो यूज इफेक्ट हुक है ना, ये आप लोगों को सबसे पहले चलता है जब भी आप लोगों की वेबसाइट रीलोड, आप लोगों की जो वेबसाइट है जब भी रेंडर होने वाली होती है ना, तब आप लोगों का यूज इफेक्ट हुक चलता है। अगर आप लोगों को अपनी वेबसाइट को बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ चीज करनी है, सपोज करो आप लोगों ने एपीआई बनाई हुई है एंड आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की जब भी वेबसाइट रेंडर हो तब आप लोगों की जो भी एपीआई से डेटा है वो यहाँ पे आप लोगों का कॉल हो जाए, तो आप लोग उसके अंदर अपनी जो भी डेटा कॉल्स है वो सारी चीजें यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हो कि अगर आप लोगों की
किसी बटन पे क्लिक होने पे कुछ हो, तब आप लोग चीजें यहाँ पे अलग से चेंज कर सकते हो। अब ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को खुद से फिगर आउट करनी है। जब आगे आने वाले टाइम में हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं, उन सारी चीजों के अंदर हम लोग इन सारी चीजों के बारे में डिटेल के अंदर जानेंगे। लेकिन यूज इफेक्ट हुक के अंदर ना, इस डिपेंडेंसी वाले सेक्शन के अंदर आप लोग कुछ भी डाल सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, तब तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे जब भी, अब ये तो आ गया एक बार, लेकिन जब भी यहाँ पे नेम के अंदर कुछ चेंज होगा ना, मैंने कुछ भी टाइप भी नहीं किया, देखो मैं टाइप कर रहा था यहाँ पे, लेकिन उससे पहले ये चीज आ रही है। मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करता हूँ तो ये चीज आ रही है। तो ये जो चीज है ना, बेसिकली आप लोगों की क्या कर रही है, आप लोगों का जब भी नेम के अंदर कुछ चेंज हो रहा है ना, वो दोबारा से उस चीज को रिपीट कर रही है। ये जो अलर्ट वाली चीज है ना, दोबारा से रिपीट कर रही है। नेम के अंदर कुछ भी चेंज हो रहा है, फिर दोबारा से ये रिपीट करेगी। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे एज अ डिपेंडेंसी के अंदर सब कुछ जो चीजें डालना चाहते हो यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी आप लोगों की चीजें यहाँ पे अपडेट हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली ये वाला जो अलर्ट है वो यहाँ पे आने वाला है। दिस इज इट आप लोगों का यूज इफेक्ट हुक के बारे में। यूज इफेक्ट हुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का। अगर आप लोग बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर काम करने जाते हो, यूज इफेक्ट हुक सबसे ज्यादा मेन होता है आप लोगों का। इसके अलावा कुछ और भी हुक्स होते हैं जो कि आप लोगों के एडवांस हुक्स होते हैं। यूज वीमो हुक होता है आप लोगों का। आप लोगों के पास रिडक्स वगैरह चीजें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा एडवांस होती है। रिडक्स के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा रिडक्स सिखा रहा हूँ, तो उसके लिए जस्ट वेट। लेकिन इसके अगला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज रिएक्ट राउटर डॉम। इसको सर्च करो, सिंपल रिएक्ट राउटर डोम को अगर आप लोग सर्च करोगे, आप लोगों के पास ये वेबसाइट आएगी। व्हाट्स न्यू इन, यहाँ पे तो ये सब चीजें छोड़ दो, आई एम न्यू करके आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आई एम न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, आप लोगों को कुछ चीजें इंस्टॉल करनी है। अब ये जो चीजें हैं, ये वाली चीजें आप लोगों को इंस्टॉल नहीं करनी है। आप लोगों को सिंपल जो रिएक्ट राउटर डोम है ना, दैट यू हैव टू इंस्टॉल। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिएक्ट राउटर पे दोबारा से जाता हूँ। यहाँ पे रिएक्ट व्हाट्स न्यू इन दिस पे जाते हैं एंड यहाँ पे आप लोगों को एक चीज देखने को मिल रही है। अब ये जो चीज है, ये आप लोगों का एक टाइप से ना रिएक्ट राउटर जो है ना, वो अपडेट होता रहता है बहुत ज्यादा। जब मैंने किया था ना रिएक्ट जेएस, उसके अंदर मैं अब वर्जन 5 के ऊपर मैं करता था कोडिंग। लेकिन अभी जो ये रिएक्ट राउटर डोम है ना, ये पूरा का पूरा आप लोगों का अपडेट हो चुका है, जिसके अंदर आप लोगों को एडवांस वाली चीजें, जैसे कि अगर आप लोगों को पाथ वगैरह चीजें डालनी है ना, तो वो सारी की सारी चीजें आप लोग इस तरीके से डालते हो। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को इसी को सिखाता हूँ ताकि आप लोग भी एडवांस वाले टेक्नोलॉजी के साथ ही अपडेटेड रहो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर ये चीज इंस्टॉल्ड है तो हम लोगों को इंस्टॉल नहीं करनी है। रिएक्ट राउटर डोम को आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस पे दबाओ, npm i रिएक्ट राउटर डोम, आप लोगों को इतना लिखना है एंड एंटर हिट कर देना है, जिसके थ्रू आप लोगों को जो रिएक्ट राउटर है दैट विल बी इंस्टॉल्ड। लेकिन यहाँ पे ना रिएक्ट राउटर डोम लेटेस्ट वर्जन लेटेस्ट वर्जन डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना। यहाँ पे आप लोगों को रिएक्ट राउटर डोम दिख जाएगा। द गेटिंग स्टार्टेड गाइड पे भी वही सेज दिखा रही है, सेम चीज। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी और चीजें भी देखने को मिल रही हैं कि लोकल फोरेज, मैथ सॉर्टर, सॉर्ट बाय, ये सारी चीजें हम लोगों को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या क्या चीजें इंस्टॉल करनी है, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कैसे कैसे इंस्टॉल करना है वो सारी चीजें भी आप लोग सीखने वाले हो। ठीक है, अभी हम लोगों ने रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोगों को इस चीज को एज इट इज कॉपी कर लेना है। यहाँ से ये वाली जो चीज है ना, इसको एज इट इज कॉपी करना है। यहाँ से app.jsx के अंदर जाना है एंड यहाँ पे इस वाली चीज को एज इट इज पेस्ट कर देना है। एज सिंपल एज दैट, आप लोगों को इतना काम करना है। उसके बाद आप लोगों को सेव करना है। अब ये वाली जो चीज है ना, ये वाला जो पूरा का पूरा कंपोनेंट है, ये पूरा का पूरा जो app.jsx के अंदर आप लोगों ने लिखा है, ये पूरी की पूरी चीज को ना हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको होम करके स्क्रीन बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे SRC के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे पेजेस करके एंड यहाँ पे हम लोग एक पेज बना देंगे home.jsx। ठीक है, JSX, ठीक है, JSX एंड इसके अंदर हम लोग इस पूरे कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे। ठीक है, ताकि हम लोगों को जो भी कोड है वो आसानी से मैनेज हो जाए। मैं यहाँ पे इसको होम कर दूंगा, यहाँ पे भी इसको होम कर दूंगा। जो भी हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर रहे थे उसके अंदर थोड़े से चेंजेस आएंगे कि ./components करके इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड दैट इज इट, आई होप। एंड या दैट्स इट, आप लोगों को इतना सा काम करना है। यहाँ पे app.css के अंदर हम लोगों ने कोई भी ऐसी चीज़ लिखी नहीं है, तो हम लोग इसको यहाँ से हटा सकते हैं एंड दैट्स इट। एंड ये वाली जो चीज़ है ये आप लोगों की app.js के अंदर ही आएगी। इसके बाद ये चीज़ें हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है,
अब मैं ये जो चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ आप लोग देखना एक बार, मैं इसको सब चीज़ों को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, app.js वाली जो मेन फाइल है हमारी वहाँ से क्यों कर रहा हूँ आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक सिंपल सा डिव रखता हूँ अभी के लिए, हेलो वर्ल्ड करके, ठीक है। अभी ये जो app.js वाली फाइल है वो इतनी छोटी सी हो गई है। इस app.js वाली फाइल के अंदर ना अब हम लोग अपना जो मेन काम है वो करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आप लोगों को। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ट्यूटोरियल के ऊपर जाता हूँ एंड यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब ये जो चीज़ें हैं ना आप लोगों की जो एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू आप लोगों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ सकती है। लेकिन वही है ना कि इनका जो सिस्टम है ना अभी बहुत ज़्यादा वो हो चुका है कि एक टाइप से इन्होंने अपने जो भी सिस्टम है उनको बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है। रिएक्ट राउटर वाली जो चीज़ें हैं अभी थोड़ा सा इनका वर्जन अपग्रेड होने के बाद ना इनका सिंटैक्स कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इस चीज़ को एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करेंगे। इस चीज़ को एज इट इज़ कॉपी करना है आप लोगों को एंड अपनी जो फंक्शन ऐप है ना उसके बाहर लिखना है इस चीज़ को कि आप लोगों का जो राउटर है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, आप लोग जो भी अपना एलिमेंट है कि आप लोग क्या चाहते हो, जो आप लोगों का स्लैश राउट है, अभी जैसे कि हम लोग अपनी लोकल होस्ट 3000 पे थे तो ये हमारा स्लैश राउट है। अगर आप लोग इस पे स्लैश राउट पे जाते हो तो आप लोग का ये स्लैश राउट है। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पे इसको होम कर दूं, यहाँ पे मैं इसको होम कर देता हूँ, तब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे होम इज नॉट डिफाइंड। तो हम लोगों को होम को इंपोर्ट करना पड़ेगा। होम फ्रॉम इंपोर्ट होम फ्रॉम डॉट स्लैश pages slash home.jsx एंड हम home.jsx के अंदर हम लोगों ने सब चीज़ें सही से लिख रखी है। एंड तब अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 को अगर मैं दोबारा से करता हूँ तब आप लोग थोड़ा सी चीज़ को नोटिस करना है यहाँ पे कि ये जो स्लैश राउट है, राउटर है, हम लोगों ने कहीं भी इस राउटर का यूज़ नहीं किया है। हम लोगों ने कहीं पे भी इस राउटर का यूज़ नहीं किया, तो कैसे ये चीज़ दिखेगी? तो उस चीज़ का दिखाने के लिए, उस चीज़ को रेंडर करवाने के लिए हम लोग इस चीज़ का राउटर प्रोवाइडर का यूज़ करते हैं। ये वाली जो चीज़ है ना, हम लोगों ने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, हम यहाँ पे राउटर प्रोवाइडर और राउटर यहाँ पे डाल देंगे, जिसके थ्रू अब जो आप लोग देखोगे रिएक्ट ऐप के अंदर आप लोगों को वो सेम चीज़ देखने को मिल रही है जो home.jsx के ऊपर थी। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये चीज़ हो क्यों रही है। ये जो अलर्ट है ना, यूज इफेक्ट वाली जो चीज़ है, इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि बार बार एनओए कर रहा है। अब ये वाला जो राउट है लोकल होस्ट 3000, इसके अंदर हम लोगों ने क्या कह दिया यहाँ पे क्रिएट ब्राउजर राउटर के थ्रू कि ये जो स्लैश राउट है ये होम वाला राउट है। इसके ऊपर अगर आप लोग स्लैश राउट के ऊपर जाओगे तब आप लोगों को होम दिखेगा। लेकिन अगर आप लोग स्लैश अबाउट के ऊपर जाओगे, जब आप लोग स्लैश अबाउट के ऊपर जाओगे तब आप लोगों को सिर्फ अबाउट देखने को मिलेगा। जैसे कि ये जो क्रिएट ब्राउजर राउटर है, इन सब चीजों के नाम याद नहीं रखने हैं आप लोगों को। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाना है, एज इट इज चीजों को कॉपी पेस्ट करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। सिंपली ये सारी चीजें करनी है। इसके अंदर बेसिकली क्रिएट ब्राउजर राउटर के अंदर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग एक पाथ डिफाइन कर रहे हैं। ये पाथ क्या है कि आप लोगों को किस राउट के ऊपर जाना है। आप लोग स्लैश राउट के ऊपर जाना चाहते हो, आप लोग स्लैश अबाउट के ऊपर जाना चाहते हो, आप लोग यहाँ पे डिफाइन करने वाले हो। उसके बाद आप लोग किस एलिमेंट को यहाँ पे रेंडर करोगे। अगर आप लोग स्लैश राउट के ऊपर हो तो आप लोग होम जो कंपोनेंट हम लोग ने बनाया, जो होम पेज है हमारा, उसको हम लोग रेंडर करना चाहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग अबाउट के ऊपर हैं तो हम लोग एक अबाउट करके एक पेज बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक अबाउट करके एक पेज बना सकते हैं। यहाँ पे पेजेस के अंदर एक about.jsx करके बना सकते हैं, RNFE लिखेंगे एंड हमारा जो about.jsx है वो यहाँ पे बन जाएगा। ये है हमारा अबाउट पेज। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ एंड अगर मैं इसको अब मेरे को इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा तो मैं इसको कंट्रोल स्पेस दबा के एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरे इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं स्लैश अबाउट के ऊपर जाता हूँ, कैन नॉट रिजॉल्व रिएक्ट नेटिव। अच्छा, मैंने रिएक्ट नेटिव वाला चीज डाल दिया गया यहाँ पे। अच्छा, मैंने रिएक्ट नेटिव वाली चीज, मैं सॉरी, आप लोगों को RAFCE लिखना होता है यहाँ पे अगर आप लोगों को ये चीज लिखनी है। तो यहाँ पे हमारा एक रिएक्ट का कंपोनेंट बन के आ गया अबाउट पेज। मेरी रिएक्ट नेटिव की बहुत ज्यादा आदत है, इसी वजह से ये चीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग स्लैश अबाउट के ऊपर जाते हो, अबाउट पेज दिख रहा है आप लोगों को, अबाउट पेज 1 कर देता हूँ मैं इसको, तो अबाउट पेज 1 आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बेसिकली ये आप लोगों का एक टाइप से राउटिंग है जिसके लिए हम लोग रिएक्ट राउटर डोम का यूज करते हैं। अब ये वाली जो चीज है बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप लोगों को अब यहाँ पे हम लोगों ने एक नैव बार बनाया हुआ है। अब इस नैव बार के अंदर अगर मैं चाहता हूं कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, इस लिंक के ऊपर क्लिक करूं, तो ये स्लैश लिंक पे जा तो रहा है लेकिन स्लैश लिंक पे हमारा यही चीज डिस्प्ले होके आ रही है। मैं क्या चाहता हूं कि ये जो लिंक हम लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पे home.jsx के अंदर, जो हमारा नैव बार कंपोनेंट है, उसके अंदर आप लोगों को जाना है नैव बार कंपोनेंट के अंदर। एंड यहाँ पे जो हम लोगों को ये है ना nav.link, इसको मैं एक लिंक टैग के अंदर रैप कर दूंगा। लिंक टैग के अंदर इसको मैं रैप कर दूंगा।
लिंक टैग के अंदर इसको मैं रैप करके इसको वो कर दूंगा। ठीक है, अब ये वाला जो चीज है मैं चाहता हूँ कि ये जो लिंक है ना इसको हम लोग कर दें अबाउट, एंड ये वाली जो चीज है ना मैंने गलत जगह डाल दिया इसको, मैं इसको यहाँ पे डालूंगा एंड ताकि क्योंकि हमारा जो होम है उस पर तो हम है ही है ना, हम लोग इसको यहाँ पे डाल देंगे ताकि अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ ना, ये जो लिंक है इसको कंट्रोल स्पेस दबा के रिएक्ट राउटर डोम के थ्रू यहाँ पे से इंपोर्ट कर लेना इसको आप। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ ना, लिंक टू इज इक्वल्स टू स्लैश अबाउट। यहाँ पे मैं जैसे ही ये वाली चीज करूंगा ना, जैसे ही अब आप लोग अबाउट के ऊपर क्लिक करोगे ना, देखो अब यहाँ पे एक अंडरलाइन बन के आ रही है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तब आप लोग देखना कि अबाउट पेज के ऊपर चला गया, जैसे कि हमारी वेबसाइट के अंदर होता है। अगर मैं बैक जाऊंगा तो ये वापस उधर से उधर आ गया ये। अगर मैं इस चीज को दोबारा से रेंडर करता हूँ तब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक बेस राउट है यहाँ पे। लेकिन वहीं अगर मैं इन सब चीजों को लिंक के अंदर रैप कर दूं, इन सब चीजों को लिटरली मतलब कि जो भी हमारे पास लिंक्स आप लोगों को ऊपर दिख रहे हैं उन सबको मैं यहाँ पे रैप कर दूं, ये हमारा स्लैश राउट है। तो यहाँ पे अगर आप लोग अबाउट के ऊपर क्लिक करते हो तब आप लोग अबाउट पेज के ऊपर चले जाओगे, एंड अबाउट पेज के ऊपर भी मैं क्या करता हूँ ना, स्नैप बार को ही वहाँ पे वो करता हूँ, स्नैप बार को यूज करता हूँ वहाँ पे, ताकि हमारी जो कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी मैं आप लोगों को पहले बता रहा था वो भी आप लोगों को समझ में आ जाए यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रेंडर करता हूँ, एक h1 टैग डालते हैं हम लोग यहाँ पे, h1 टैग जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे अबाउट अस लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नाव बार कंपोनेंट को आप लोगों को कंट्रोल स्पेस करके इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, एंड यहाँ पे भी आप लोगों को स्लैश अबाउट पेज के ऊपर आप लोगों को अबाउट अस दिख रहा है, एंड यहाँ पे आप लोगों को जो वेबसाइट है वो दिख रही है। अब मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ तब आप लोग होम पेज पे जा रहे हो, अबाउट पे क्लिक करता हूँ अबाउट पेज पे जा रहे हो, दोबारा होम पे क्लिक करता हूँ तब दोबारा होम पे जा रहे हो। तो ये किस चीज की वजह से हो पा रहा है, ये हो पा रहा है रिएक्ट राउटर डोम की वजह से। आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर कितने भी अंदर जा सकते हो, आप लोग इनको भी दे सकते हो वो लिंक टैग अगर आप लोग देना चाहते हो तो। यहाँ पे नैव बार कंपोनेंट के अंदर जाना है, अब मैं एक ही जगह पे चेंज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने HTML के अंदर करा होता है ये चीज तो आप लोगों को होम के अंदर भी चेंज करना पड़ता, अबाउट के अंदर भी चेंज करना पड़ता। लेकिन वहीं अगर मेरे को सिर्फ अगर मैं रिएक्ट जेएस का यूज कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट अस कर देते हैं, यहाँ पे इसको कॉन्टैक्ट अस कर देते हैं इसको यहाँ पे हम, ताकि यहाँ पे हम लोगों को और पेजेस बनाने हैं, यहाँ पे हम लोगों को और लिंक्स डालने पड़ेंगे, यहाँ पे हम लोगों को और राउट्स डालने पड़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट अस करके एक पाथ बना सकता हूँ। ठीक है, कि कॉन्टैक्ट डैश अस पे अगर कोई जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट अस पेज वाला कॉन्टैक्ट अस पेज खुल जाएगा। अब इस पेज को भी हम लोगों को बनाना पड़ेगा, पेजेस के अंदर जाके कॉन्टैक्ट अस .jsx बनाएंगे, about.jsx को हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, एंड यहाँ पे को कॉन्टैक्ट अस लिख देंगे। अब अगर मैं चाहूँ तो स्नैप बार कंपोनेंट के अंदर जाके इसको मैं यहाँ पे भी लिंक टैग के अंदर रैप कर सकता हूँ। स्नैप बार डॉट आइटम है ना जो हमारा, इसको भी मैं लिंक टैग के अंदर रैप कर सकता हूँ। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा वो आप सबको पता है कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, लिंक टू कॉन्टैक्ट अस, अगर अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, कॉन्टैक्ट अस इज नॉट डिफाइंड, अबाउट पता ही था कि यहाँ पे app.jsx के अंदर आप लोगों को जाके इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, कंट्रोल स्पेस दबा के कॉन्टैक्ट अस इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, समझा मैं। यहाँ पे इसको अबाउट हम लोगों ने यहाँ पे तो कर दिया, लेकिन इसको कॉन्टैक्ट अस करना पड़ेगा इन दोनों जगहों पे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। मैं कंट्रोल D का यूज करता हूँ ताकि ये दोनों के दोनों साथ में मैं एडिट कर पाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे app.jsx के अंदर जाके आप लोगों को कॉन्टैक्ट अस के बाद जाके कंट्रोल स्पेस दबाना है एंड एंटर हिट करना है, एंड आप लोगों का कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब मैं होम पे जाना चाहता हूँ तो होम पे जा सकता हूँ, अबाउट पे जाना चाहता हूँ अबाउट पे जा सकता हूँ, ड्रॉप डाउन पे जाके कॉन्टैक्ट अस पे जाना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट अस पे जा सकता हूँ। अब ये पूरा का पूरा मेरे को क्या दिखा रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर। अब ये अच्छा अब ये क्या कर रहा है ना, बेसिकली ये स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट अस के अंदर जा रहा है, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए। उस चीज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे स्लैश अबाउट के अंदर से अगर ये स्लैश कॉन्टैक्ट अस के अंदर जा रहा है, अब क्योंकि ये जो चीज है ये इनके अंदर थी, ये जो स्लैश कॉन्टैक्ट अस वाली जो चीज थी वो इसके अंदर थी। ये वाली जो चीज है ना, दिखाता हूँ आप लोगों को नावबार कंपोनेंट के अंदर जाके, क्योंकि ये वाला जो चीज थी ना ये नावबार डॉट आइटम के अंदर थी, तभी ये वाली जो चीज है वो उसके अंदर जा रहा है, ये उसके अंदर जा रहा है। अब ये चीज आप लोगों को फिगर आउट करनी है, कैसे आप लोग स्लैश कॉन्टैक्ट अस के ऊपर ही जाओगे। आप लोग स्लैश अबाउट से स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट अस के ऊपर नहीं जाओगे, आप लोग स्लैश कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जाओगे। ये चीज आप लोगों को फिगर आउट करनी है, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। आई होप आप लोगों को इस वाले वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर मिली है तो इस वाले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।